देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। यस यस मैम। मैम। ठीक। ठीक है, आज हम लोग AS4 करेंगे। हेडिंग करो AS4 और नाम ये लिखना है। लिखो, ये दिखा रहे हैं, ये देखो, ये वाला लिखो। कंटिंजेंसीज एंड इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, ये वाला चीज हेडिंग करो, हम लिखते हैं तब तक। AS4 contingencies and event occurring after the balance sheet date। ठीक है, ये है पूरा नाम इसका। अच्छा, अब सबसे पहले देखो, ये एस के नाम से हमें क्या पता चल रहा है कि हमें देखना है कि बैलेंस शीट डेट के बाद कोई कंटिजेंसीज या इवेंट अगर कुछ ऑकर हो रहा है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। तो कंटिजेंसीज का मतलब जो इवेंट, मतलब जो इंसिडेंट होगा कि नहीं होगा, वो फ्यूचर पे डिपेंड कर रहा है। मतलब कोई चीज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे मान लो कोर्ट में कोई केस चल रहा है किसी कंपनी का किसी और के साथ, ठीक है। अब वो केस हारेगी कि जीतेगी, वो तो जब तक नहीं फैसला आता है नहीं पता चलता है ना। तो कंटिजेंसीज, ठीक है, जिसका हमें पता नहीं है कि क्या होगा, ठीक है। इवेंट का मतलब हो जाता है कि जो चीज हो चुका है, ठीक है, मतलब हमें पता है कि ये हुआ है। जैसे कि हम लोग केस हार गए हैं, ये हमें पता है, पता चल गया, ठीक है, केस हार गए, तो वो इवेंट जब तक नहीं पता चल रहा था कि जीतेंगे कि हारेंगे तब तक वो होता है कंटिन्यूएंसीज, ठीक है। ऐसा चीज तुम लोग मैथ्स में प्रोबेबिलिटी जब किए थे, ठीक है, तब भी ये चीज आता है, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी कंटिजेंसीज का मतलब कि हार भी सकते जीत भी सकते हैं, ठीक है। इवेंट्स मतलब जो सिचुएशन हो रहा है, सच में जो हुआ है, जो मतलब हो चुका है, जो इंसिडेंट, उसे हम लोग बोलते हैं इवेंट। अब अगर बैलेंस शीट डेट के बाद हो रहा है तो फिर उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। सबसे पहले तो यहाँ पर हमें जो सीखना है वो पहले टर्म लिखो कंटिजेंसीज यहाँ पर। इसमें से ऐसे दो लाइन लगाएंगे, ठीक है। एक में लिखो रिलेटिंग टू एग्जिस्टिंग कंडीशन और सिचुएशन एट बैलेंस शीट डेट। और इधर लिखना है रिलेटिंग टू कंडीशन और सिचुएशन आफ्टर बैलेंस शीट डेट, ठीक है। तो दो तरीके का कंटिजेंसीज हो सकता है, रिलेटिंग टू एग्जिस्टिंग कंडीशन या सिचुएशन एट बैलेंस शीट डेट। मतलब बैलेंस शीट डेट पे, एट मतलब डेट पे, बैलेंस शीट डेट पे अगर ऐसा कोई कंडीशन या सिचुएशंस था जिससे हमें पता चल रहा था कि ये इंसिडेंट आगे जाके हो सकता है, ठीक है। तो
ये एक हो सकता है रिलेटिंग टू कंडीशन या सिचुएशन आफ्टर बैलेंस शीट डेट, बैलेंस शीट डेट के बाद कोई डेट था जिसके ऊपर कंटिजेंसीज डिपेंड करेगा। तो वो समझ में आएगा, ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि देखो यहाँ पर मेन पॉइंट ये हो गया, ये एट, ठीक है, और यहाँ पर आफ्टर, ठीक है, बैलेंस शीट डेट पे और बैलेंस शीट डेट के बाद, बाकी देखो सारा चीज सेम लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसी के ऊपर डिपेंड करेगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पर लिखते हैं कि आउटकम, इसमें से एरो लगा के लिखो आउटकम, ठीक है। अब आउटकम से दो एरो लगाओ, कंटिंजेंट गेन, कंटिंजेंट लॉस। तो कंटिंजेंट गेन अगर है तो इसे करना है इग्नोर, ठीक है। कंटिंजेंट एसेट, यहाँ पर हाइफन देके लिखो AS29, ब्रैकेट में लिखो, समझा देंगे, पहले लिख लेते हैं, ड्यू टू प्रूडेंस नेचर एंड कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, ठीक है। और ये कंटिंजेंट लॉस जो है यहां से 3 पॉइंट, फर्स्ट प्रोबेबल, रीजनेबली पॉसिबल, रिमोट, अगर प्रोबेबल है तो प्रोविजन दैट इज recorded in reasonably possible, इसमें लिखो contingent liability, AS29, remote, ignore, और इसमें एरो देके लिखो shown as footnote। तो पहले ये इतना जो लिखा वो थोड़ा समझ लेते हैं, देखो क्या बोल रहा है। ओहो, ऊपर जगह छूट गया, ठीक है, कोई बात। बोल रहा है कि AS4 जो है ये कंटिजेंसीज एंड इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, इसको लेके डील करता है। पहला बात है कंटिजेंसीज कब होगा, ठीक है, या तो कंटिजेंसी बैलेंस शीट डेट पे ही हमें पता चल रहा है, मतलब कंटिजेंसी किस बात का है, मतलब कोई भी एक सिचुएशन के रिगार्डिंग कंटिजेंसी होगा ना, जैसे मैंने बोला कि कोई कोर्ट केस चल रहा है, ठीक है, तो दैट इज द रिलेटिंग कंडीशन या सिचुएशन। अब उसके हिसाब से हमारा कंटिजेंसी क्या है, या तो हम लोग हार सकते हैं या तो हम लोग जीत सकते हैं। ये इस बात का, ये जो सिचुएशन ऑकर हुआ, तो ये मतलब कोर्ट केस कब ऑकर हुआ था, क्या बैलेंस शीट डेट पे हुआ था या फिर बैलेंस शीट डेट के बाद हुआ था, ठीक है।
तो बैलेंस शीट डेट पे अगर हुआ था तो आउटकम क्या होगा, ठीक है। तो अगर बैलेंस शीट डेट पे हुआ था तो देखो, अगर कंटिजेंसी है तो आउटकम दो ही होगा, जैसे कि कोर्ट केस चल रहा है तो केस हम लोग हार सकते हैं, जीत सकते हैं। तो अगर जीत गए तो उसमें तो गेन है, हारने से लॉस है, हो सकता है कुछ कंपेंसेशन वगैरह देना पड़े, ठीक है। तो अगर हम लोग जीत जाएंगे ऐसा हमें लग रहा है, कंटिजेंट गेन, ठीक है। क्या हो गया? जा भी नहीं रहे हैं। हाँ, तो कंटिजेंट गेन का मतलब कि अगर हम लोग को कुछ बेनिफिट होने वाला है, फ्यूचर में कुछ गेन होने वाला है, अगर मेरा कंटिजेंसी का आउटकम गेन के तरफ है तो इग्नोर। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने एस वन में ही पढ़ा हुआ है कि हम लोग फ्यूचर में होने वाले बेनिफिट को कभी भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज तुम लोगों ने जब फाउंडेशन में डिवेंचर पढ़ा था, इशू ऑफ डिवेंचर, वहां भी मैंने बताया था कि जैसे हम लोगों ने बोला कि डिवेंचर रिडीम करेंगे हम लोग प्रीमियम पे, ठीक है। तो उसका लॉस हम लोग आज ही रिकॉर्ड कर लेंगे। तो लॉस, फ्यूचर में होने वाला लॉस हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट फ्यूचर में होने वाले गेन को हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। इसको हम लोग प्रूडेंस नेचर बोलते हैं या फिर कंजर्वेटिज्म अप्रोच बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मेरा किसी भी तरीके का गेन दिख रहा है, कंटिजेंट गेन होने का चांसेस है, देन इग्नोर। क्योंकि मुझे प्रूडेंस नेचर के लिए, ड्यू टू प्रूडेंस नेचर एंड कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, मुझे कंटिजेंट एसेट को रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं होता है। और कंटिजेंट एसेट का फिर ट्रीटमेंट क्या होगा वो हम लोग एएस 29 में पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि हम लोग इसके बाद करेंगे, इस एएस कंप्लीट करने के बाद। और अगर मेरा लॉस होगा तो अभी मैंने बोला, याद दिलाया कि फ्यूचर में होने वाले लॉस को मैं रिकॉर्ड करना है, जबकि डिवेंचर वाला कोई कंटिजेंट लॉस नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो कंफर्म है कि होगा, क्योंकि इशू के टाइम पे अगर मैंने बोल दिया है प्रीमियम पे रिडीम करेंगे तो कंफर्म है कि मेरा लॉस होगा ही होगा। तो जो भी हो, ये जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहे थे कि फ्यूचर में होने वाले लॉस का बात। तो कंटिजेंट लॉस जो है, ठीक है, कंटिजेंट लॉस जो है उसे हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उसे हम लोग इग्नोर नहीं करेंगे। लेकिन उसका रिकॉर्डिंग कैसे होगा? उसका तीन पार्ट में होगा, ठीक है। उसका ट्रीटमेंट तो हमेशा वो रिकॉर्ड ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है। देखो, अगर प्रोबेबल है कि मेरा लॉस होगा, ठीक है, तो मुझे उसको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। अब प्रोबेबल मतलब जैसे 80-90% चांसेस है कि मेरा ये लॉस होगा ही, इस चीज को बोलते हैं प्रोबेबल। तो क्या हमें क्वेश्चन में परसेंटेज बताएगा? नहीं, लैंग्वेज पढ़ के समझना पड़ेगा। अगर मेरा लॉस प्रोबेबल है तो फिर मुझे वो रिकॉर्ड कर लेना पड़ेगा। जैसे हम लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट करते हैं, कि हम लोग ये सोचते हैं कि जैसे रहता है ना क्वेश्चन में, 2% पीबीडीडी क्रिएट करो, मतलब फ्यूचर में लॉस होगा, मुझे डेटर से पैसा नहीं मिलेगा, तो फ्यूचर में जो लॉस होगा वो मेरे लिए प्रोबेबल है तो ही हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, मतलब चांसेस बहुत हाई है। 80-90% चांसेस है कि मुझे प्रोविजन क्रिएट कर लेना चाहिए, मेरा ये लॉस होगा ही होगा। फिर बोल रहे हैं रीजनेबली पॉसिबल, रीजनेबली पॉसिबल मतलब 50-50% चांसेस, ठीक है। तो रीजनेबली पॉसिबल होने से क्या होगा, तो रिकॉर्ड करने का जरूरत नहीं है, हमें उसे फुट नोट में कंटिजेंट लाइबिलिटी के हिसाब से दिखा देना है। और ये कंटिजेंट मतलब कंटिजेंट लाइबिलिटी होगा, और उसको हम लोग एज 29 में पूरा पढ़ेंगे कि उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। बाकी अगर रीजनेबली पॉसिबल है तो मुझे उसे फुट नोट में दिखाना चाहिए, ठीक है। फिर बोल रहा है रिमोट, रिमोट मतलब बहुत ही कम चांसेस है लॉस होगा, ठीक है, बहुत ही कम चांसेस है लॉस होगा। तो अगर बहुत कम चांसेस है लॉस होगा तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे इग्नोर कर देना है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो गया हम लोग का, अगर कंटिंजेंट, हाँ, कंटिजेंसीज अगर रिलेटिंग टू एग्जिस्टिंग कंडीशन सिचुएशन एट बैलेंस शीट डेट होता है तो क्या होगा, ठीक है। अच्छा, और अगर हमारा बैलेंस शीट डेट के बाद है तो फिर क्या होगा? तो अगर परसेंटेज में इसे थोड़ा लिखना चाहे, देखो परसेंटेज रहेगा नहीं वैसे क्वेश्चन में, प्रोबेबल मतलब मान सकते 80%। देखो परसेंटेज कुछ दिया हुआ नहीं है ये इसमें, ठीक है। तो परसेंटेज देगा भी नहीं हमें क्वेश्चन में कि हम लोग वो परसेंटेज देख के समझ लेंगे, ये जस्ट अपने समझने के लिए। अगर 50-50% चांसेस उसको बोलते हैं रीजनेबली पॉसिबल, और अगर 20% चांसेस है तो उसे हम लोग बोलते हैं रिमोट, ठीक है। अच्छा, तो अब रिलेटिंग टू कंडीशन सिचुएशन आफ्टर बैलेंस शीट डेट अगर ऐसा है तो उसमें हम लोग का देखो क्या होगा। तो उसमें लिखो
नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन current year, no disclosure in balance sheet. तो बोल रहा है कि अगर मेरा कंडीशन या सिचुएशन जिसको देख के मुझे लगेगा कि हाँ ये कुछ फ्यूचर में इससे मुझे प्रॉफिट या लॉस जो भी होने वाला है, तो बोल रहा है कि अगर बैलेंस शीट डेट के बाद का कोई कंडीशन या सिचुएशन है, ठीक है, तो हमें उसका कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंट ईयर में करने का जरूरत नहीं होता है, ठीक है। और नो डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में किसी तरीके का डिस्क्लोजर का भी हमें जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम लोग समझते हैं, देखो एक एग्जाम्पल के साथ। अभी जो लिखा उसको हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखो, मान लो ये एक अकाउंटिंग ईयर है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो कोई कोर्ट केस चल रहा था, जिस कंपनी का ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका किसी के साथ कोर्ट केस चल रहा था, और ये मान लो इन द मंथ ऑफ नवंबर हो गया ये सिचुएशन, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद 31 मार्च जो मेरा बैलेंस शीट डेट है, ये मेरा क्या है, बैलेंस शीट डेट, ठीक है। इस दिन जो है कंपनी जो है उसको ऐसा लग रहा है कि वो केस हार जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं वी विल, ऐसा लग रहा है, अभी तक कोर्ट से कोई फैसला नहीं आया, वी विल लॉस्ट द केस, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है, फीलिंग्स आ रहा है कि हाँ शायद हम ये केस हार जाएंगे, जो केस हम नवंबर से मतलब नवंबर से चल रहा है, 31 मार्च को इनको लग रहा है कि हम ये केस हार जाएंगे, लग रहा है। तो लग रहा है, तो फिर ये जो इनको लग रहा है ये सिचुएशन क्या है, कंटिजेंसी है कि इवेंट है, लग रहा है वी विल, तो फिर कंटिजेंसी है कि इवेंट है, पहले ये बताओ। कंटिजेंसी। हाँ, तो ये जो इनको फीलिंग्स है तो इसको हम लोग बोलेंगे ये कंटिजेंसी है। एक मिनट, हाँ, कंटिजेंसीज, ठीक है। अच्छा, अब ये जो कंटिजेंसी हो रहा है तो ये कंटिजेंसी हो गया, ठीक है, कंटिजेंसी। अब कंटिजेंसी जो है वो कौन से वाले कैटेगरी में जाएगा, रिलेटिंग टू एग्जिस्टिंग कंडीशन सिचुएशन एट बैलेंस शीट डेट, रिलेटिंग टू कंडीशन सिचुएशन आफ्टर बैलेंस शीट डेट। मतलब इनको ये जो कंटिजेंसी इनको लग रहा है, ये कंटिजेंसी क्यों लग रहा है कि हम केस हार जाएंगे, क्योंकि इनका एक केस चल रहा था। अब ये कंडीशन ये था कि केस चल रहा था, ठीक है। अब ये केस कब चल रहा था, बैलेंस शीट डेट पे या फिर आफ्टर बैलेंस शीट डेट। ये कंटिजेंसी जो इन्हें दिखा, तो ये जिसके हिसाब से इन्हें दिखा इस सिचुएशन के वजह से, तो ये सिचुएशन कब हुआ है, बैलेंस शीट डेट पे या बैलेंस शीट डेट के बाद। बैलेंस शीट डेट। मतलब कौन से वाले कैटेगरी में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, ठीक है, इस वाले कैटेगरी में आ जाएगा। तो अगर ये वाले कैटेगरी में आ रहा है, तो अब अगर मुझे लग रहा है कि हम केस हार जाएंगे, तो मुझे तो वही लग रहा है ना कि हम केस हार जाएंगे, तो अब मुझे क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर मेरा हारने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है तो मुझे प्रोविजन क्रिएट करना चाहिए, आधा आधा है तो मुझे फुटनोट में दिखाना चाहिए, अगर रिमोट है तो फिर मुझे इग्नोर कर देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम लोगों ने क्या सीखा कि ये हम लोग का क्या है, कंटिजेंसी है, ठीक है। इसको इस तरीके से हमें सीखना पड़ेगा कि कंटिजेंसी क्या है। तो कंटिजेंसी ये हो गया, कंटिजेंसी इवेंट नहीं है, और पहला बात, और कौन से कैटेगरी में गया, रिलेटिंग टू एग्जिस्टिंग कंडीशन सिचुएशन एट बैलेंस शीट डेट, बैलेंस शीट डेट पे ही ये सिचुएशन हुआ था, ठीक है। तो ये वाला,
अच्छा चलो, अब और एक एग्जाम्पल। 1 अप्रैल 31 मार्च, ठीक है। ये क्या है? ये है बैलेंस शीट डेट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मान लो 2 अप्रैल को हम लोगों के ऊपर एक कोर्ट केस हुआ, ठीक है, इस कंपनी के ऊपर एक कोर्ट केस हुआ, ठीक है। और 4 अप्रैल को कंपनी को लग रहा है कि वी विल लॉस्ट द केस, हम लोग ये केस हार जाएंगे, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि ये पहला बात है कि ये कंटिजेंसी है कि इवेंट है? कंटिंजेंसी। कंटिजेंसी, पहला बात है, ये लग रहा है यही है कंटिजेंसी। अच्छा, अब मुझे बोलो तो ये फिर कौन से वाले कैटेगरी में जा रहा है? रिलेटिंग टू एग्जिस्टिंग कंडीशन सिचुएशन एट बैलेंस शीट डेट, या फिर मतलब ये कंटिजेंसी सोचने का हमारा कारण क्या है? क्या बैलेंस शीट डेट पे हमें कोई इस तरीके का कंडीशन या सिचुएशन दिखाई दिया था जो कंटिजेंसी हमें लग रहा है, या फिर आफ्टर बैलेंस शीट डेट है? आफ्टर बैलेंस शीट डेट। आफ्टर बैलेंस शीट डेट है, ठीक है। तो आफ्टर बैलेंस शीट डेट है तो हमें फिर क्या कुछ उसमें कुछ होता है? हाँ बिल्कुल, देखो अगर ये आफ्टर बैलेंस शीट डेट है तो ये जो है ना, इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे, एडजस्ट करना पड़ता है। तो आफ्टर बैलेंस शीट डेट होता है तो कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ेगा करेंट ईयर में, ठीक है। तो इसका मतलब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना भी नहीं है, उस साल के बैलेंस शीट में भी डिस्क्लोज नहीं करना है। तो फिर इसका ट्रीटमेंट कब होगा? इस कंटिजेंसी का ट्रीटमेंट क्या होगा? ये हो जाएगा ट्रीट इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, ट्रीट इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। इसका जो भी ट्रीटमेंट है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में होगा। और ये जो ऊपर वाला था, ये क्योंकि हमारे करंट ईयर में ही इसका कंडीशन क्रिएट हो गया था, तो फिर इसका ट्रीटमेंट होगा, ट्रीटमेंट जो है इन करेंट ईयर, करेंट ईयर में इसका ट्रीटमेंट होगा। ट्रीटमेंट क्या होगा? क्योंकि लॉस है, अभी मैंने बोला ये तीनों में से जो भी सिचुएशन ऑकर होगा उसके हिसाब से हमारा यहाँ पर ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे इवेंट, ठीक है। और इवेंट में पढ़ेंगे कितने तरीके का इवेंट होता है। चलो देखो, कंटिजेंसी का मतलब तो होगा कि नहीं होगा, फ्यूचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे इवेंट। इवेंट का मतलब जो चीज हो चुका है, ऑकर्ड, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, 1 अप्रैल 31 मार्च, ठीक है, ये है मेरा बैलेंस शीट डेट। अब बैलेंस शीट डेट पे हमारा बैलेंस शीट जो है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है रेडी हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा क्या होता है ना कि 31 मार्च हुआ और फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी हो गया, ऐसा जरूरी नहीं है, होता भी नहीं है, ठीक है। थोड़ा तो टाइम लग ही जाता है एक्स्ट्रा। तो मान लो कि हम लोग का फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी होने में टाइम लग गया जून, ठीक है। जून में रेडी हुआ। जून में क्या हुआ है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो, या इवेंट मतलब क्या? जो चीज रियल में हो चुका है, ठीक है। अब अगर मेरा इवेंट, यहाँ पर जो भी इवेंट हो चुका है उसको हम लोग बोलेंगे इवेंट इन करेंट ईयर, ठीक है। और ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी होने में एक्स्ट्रा 3 मंथ्स लग गया, ठीक है, ये जो 3 मंथ्स का गैप हो गया, ठीक है। तो इसमें जो भी इन इवेंट ऑकर हुआ उसको हम लोग बोलेंगे, क्योंकि यहाँ भी तो ट्रांजैक्शन वगैरह हो रहा होगा, तो यहाँ भी बहुत सारे इवेंट हो रहे होंगे, इसको हम लोग बोलते हैं इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, आफ्टर बैलेंस शीट डेट।
तो इवेंट का मतलब जो चीज हो चुका है, ठीक है, फाइनली जो चीज हो चुका है, जैसे बैड डिप्ट हो चुका है, ठीक है, लेकिन कब हुआ है, ठीक है। तो अगर ऐसे सिचुएशन में हुआ है तो उसको बोलते हैं इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, ठीक है। अच्छा, अब इवेंट को हमें क्या करना पड़ता है, इवेंट को हमें एडजस्ट करना पड़ता है। दो तरीके का इवेंट होता है, एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग। नॉन एडजस्टिंग और एडजस्टिंग, एडजस्टिंग का मतलब एविडेंस ऑफ सच कंडीशन been exist at the balance sheet date. Non-adjusting, no evidence of such condition been existed at the balance sheet date, ठीक है। तो अगर मेरा कोई इवेंट है तो उसको मुझे एडजस्ट करना है कि एडजस्ट नहीं करना है, मतलब इवेंट मेरा एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग है। तो बोल रहा है कि अगर कोई एविडेंस मिल रहा है, एविडेंस ऑफ सच कंडीशन बीन एग्जिस्टेड एट द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट डेट पे अगर उस इवेंट के ऑकर होने का किसी तरीके का इवेंट एविडेंस मिल रहा है तो वो हमारा एडजस्टिंग इवेंट होगा। नो एविडेंस ऑफ सच कंडीशन बीन एग्जिस्टेड एट द बैलेंस शीट डेट, अगर बैलेंस शीट डेट पे किसी तरीके का जो है एविडेंस नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, उसे फिर एडजस्ट नहीं करेंगे, उसे हम लोग नॉन एडजस्टिंग बोलेंगे, ठीक है। अब इसको भी हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एविडेंस, ये इसके नीचे ही हम लोग एग्जाम्पल बनाएंगे, एडजस्टिंग इवेंट के नीचे एडजस्टिंग वाला, ठीक है। तो ये देखो, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, ठीक है, ये हम लोग का एक फाइनेंशियल ईयर हो गया। अब यहाँ चल रहा था कोर्ट केस, और हम लोग इस पॉइंट पे आके लॉस्ट द केस, हम लोग केस हार गए। अब कोई हम लोग ऐसा सोच नहीं रहे हार जाएंगे शायद, ठीक है, ये सब नहीं, हम लोग केस हार गए। तो जैसे लिखा लॉस्ट द केस, इसका मतलब ये क्या बन गया, कंटिजेंसी की इवेंट। इवेंट। इवेंट, ठीक है, तो हम लोग हार गए तो ये हो गया इवेंट, क्योंकि हम लोग केस हार गए। अब ये इवेंट को मुझे करंट ईयर में एडजस्ट करना है कि नहीं करना है, वो हम लोग कैसे देखेंगे, अगर एविडेंस ऑफ सच कंडीशन भी एग्जिस्टेड एट द बैलेंस शीट डेट पे क्या ऐसा कुछ था जिसे देख के हमें लग रहा था कि हम लोग हार जाएंगे, तो फिर ये हम लोगों का एडजस्टिंग होगा। अगर नहीं है तो नॉन एडजस्टिंग होगा। तो बोलो, कोई एविडेंस है, एविडेंस का मतलब क्या ऐसा कुछ है कंडीशन जिससे हमें पता चल रहा है कि हम लोग केस हार जाएंगे, मतलब कुछ तो ऐसा होना चाहिए। मतलब ये मत सोचो कि हमें कोई परसेंटेज वगैरह देगा कि हारेंगे कि नहीं हारेंगे, मतलब ऐसा कुछ इंसिडेंट होगा, ऐसा कुछ हमारे पास कंडीशन था। तो हाँ, कोर्ट केस चल रहा था तो हार सकते हैं ना, सिचुएशन एविडेंस तो था। कोर्ट केस तो यहाँ से चल रहा है, बैलेंस शीट डेट के पहले से चल रहा है, तो फिर ये वाला कैसा इवेंट हो जाएगा।
एडजस्टिंग इवेंट। एडजस्टिंग, और इसमें लिख लो एडजस्टमेंट टू एसेट। एडजस्ट कहाँ होता है? एसेट और लाइबिलिटीज। अच्छा, एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, कहीं पर भी एडजस्टमेंट हो सकता है, डिपेंड करता है कि क्या है। ठीक है, तो आर रिक्वायर्ड ऑफ करेंट ईयर। करेंट ईयर में हमें इसे एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एडजस्टिंग है तो हमें करेंट ईयर में एडजस्ट करना पड़ता है। डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड। ठीक है, हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर भी देना पड़ेगा। अच्छा, अब इधर देखो, नॉन एडजस्टिंग का एग्जाम्पल, तो ये नॉन एडजस्टिंग तो होगा ही, बट क्योंकि इसके नीचे लिख रहा है इतना तो काफी है समझने के लिए, बट क्यों हो रहा है वो भी देखो। 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये बैलेंस शीट डेट है। ठीक है, अब यहाँ पर आके कंपनी ने बोला कि हम डिविडेंड देंगे। ठीक है, यहाँ पर आके कंपनी ने डिविडेंड प्रपोज्ड किया, मतलब प्रपोज किया डिविडेंड। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन है, ये ये एडजस्टिंग होगा कि नॉन एडजस्टिंग? तो कैसे पता करेंगे? क्या बैलेंस शीट डेट पे हमारे पास कुछ ऐसा एविडेंस था जिससे हमें पता चल जाएगा कि कंपनी यहाँ पर डिविडेंड देगी? क्या ऐसा कुछ है? कंपनी ने यहाँ डिक्लेयर किया है, इसके पहले तो कंपनी ने कुछ बोला ही नहीं है। ये कोई एनुअल डिविडेंड नहीं है ना, प्रोपोज डिविडेंड, मतलब एनुअल होता भी तो कंपनी बताती है कि हम इतना डिविडेंड देंगे। हम इक्विटी का बात कर रहे हैं, प्रेफरेंस का छोड़ो, उनको तो डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा, उनको बताने का कुछ होता नहीं। तो इक्विटी वाले को तो हर बार बताते हैं ना। हाँ, बोलो ये क्या हो जाएगा मेरा? क्योंकि कंपनी डिविडेंड देगी तो ये इवेंट हो जाएगा, लेकिन इसका किसी तरीके का हमारे पास एविडेंस करंट ईयर में यहाँ पर था नहीं। ठीक है, तो फिर ये हम लोग का कौन सा इवेंट हो जाएगा? नॉन एडजस्टिंग। तो नॉन एडजस्टिंग में हमें करना क्या पड़ेगा? तो यहाँ पर लिखेंगे नो एडजस्टमेंट, हमें एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा। नो एडजस्टमेंट टू एसेट और लाइबिलिटी। तुम लोग चाहो तो इसमें इनकम, एक्सपेंसेस, ये लैंग्वेज भी जोड़ सकते हो। लाइबिलिटीज ऑफ करेंट ईयर डिस्क्लोजर इन रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग ऑथोरिटी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो अगर मेरा इवेंट नॉन एडजस्टिंग है तो मुझे करंट ईयर में उसे एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा, और अगर एडजस्टिंग है तो मुझे करंट ईयर में उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। और अगर मेरा एडजस्टिंग है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा, और अगर नॉन एडजस्टिंग है तो मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं करना है, रिपोर्ट रिपोर्ट दिखाना है। डिस्क्लोजर इन रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो अप्रूविंग अथॉरिटी ने जो रिपोर्ट बनाया है वहां पर उसका डिस्क्लोजर जरूरी होता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का इवेंट। अगर है तो फिर उसमें दो कैटेगरी हो जाएगा कि एडजस्टिंग या फिर नॉन एडजस्टिंग। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया।
ये तो बता दिया, डिस्क्लोजर इन रिपोर्ट ऑफ ये करना पड़ेगा। अच्छा, और भी कुछ डिस्क्लोज करना पड़ेगा, वो भी बताते हैं। कहाँ लिखे, पीछे लिख दें? यहाँ तो जगह नहीं होगा, चलो पीछे लिख देते। यहाँ पर लिखो, स्टार देखे, डिस्क्लोजर ऑफ इवेंट occurring after the balance sheet date required the following information the nature of event, second, and estimates of the financial effect or statement that such estimate can't be made। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इसमें मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि डिस्क्लोजर ऑफ इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट रिक्वायर्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो अगर हमारा इवेंट जो है वो बैलेंस शीट डेट के बाद ऑकर हो रहा है, ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर अभी हम लोगों ने जो देखा, इवेंट हमारा दोनों ही केस में बैलेंस शीट डेट के बाद ही ऑकर हुआ है। ठीक है, देखो केस लॉस, ये भी बैलेंस शीट, ये था मेरा बैलेंस शीट डेट, तो दोनों इवेंट बैलेंस शीट डेट के बाद मेरा ऑकर हुआ है। ठीक है, लेकिन एक एडजस्टिंग है, एक नॉन एडजस्टिंग है। लेकिन यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट है तो हमें क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो बोल रहा है नेचर ऑफ इवेंट, कि इवेंट का नेचर कैसा है, एंड एस्टिमेट्स ऑफ द फाइनेंशियल इफेक्ट और स्टेटमेंट दैट सच एस्टिमेट कांट बी मेड। तो ये बताना पड़ेगा कि जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट आ रहा है वो कितने अमाउंट से आ रहा है। ठीक है, एस्टिमेट, उसका एक एस्टिमेट बताना पड़ेगा। और अगर हम लोग एस्टिमेट नहीं बता पा रहे हैं तो फिर हम लोगों को वो बात को डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि हम लोग ये नहीं बता पा रहे हैं कि ये कितने वैल्यूएशन का इवेंट हो रहा है। ठीक है, मतलब इसका वैल्यू कितना है, जैसे कि हम लोग ये कोर्ट केस हार गए, जैसे कि ये वाला। ठीक है, अब ये इस हारने के बाद मान लो हमें कुछ कंपेंसेशन देना पड़ेगा, बट कितना देना पड़ेगा वो हम लोग अगर बोल सक रहे हैं तो बोल देंगे एस्टिमेटेड कितना देना पड़ेगा। नहीं बोल पा रहे तो वो बताना पड़ेगा कि हम लोग एस्टिमेट नहीं कर पा रहे। ठीक है, और नेचर भी बता देना पड़ेगा इवेंट का। तो ये हो गया हमारा इवेंट वाला पॉइंट। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हम लोग एक एक्सेप्शन देखेंगे, एक्सेप्शन। फर्स्ट अप्रैल 31 मार्च, तो ये हम लोग का हो गया फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो, यहाँ पर जो है आग लगा है। ठीक है, फायर ऑकर्ड, मतलब बिजनेस में आग लग गया। ठीक है, फायर ऑकर्ड।
अब मुझे एक चीज बोलो कि ये आग लग गया है, तो ये जो है, ये पहला बात है कि बोलो कंटिंजेंसी है कि इवेंट है? इवेंट। इवेंट, ठीक है। ये थोड़ी हम बोल रहे हैं कि आग लगेगा या नहीं लगेगा, हम तो बोल रहे हैं आग लग गया, इवेंट है, ठीक है। तो अब अगर इवेंट है तो इवेंट वाले पॉइंट में चलो, ठीक है। अब देखना है कि इवेंट मेरा एडजस्टिंग होगा कि नॉन एडजस्टिंग होगा, तो उसके लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा, क्या मेरा बैलेंस शीट डेट पे किसी तरीके का एविडेंस था ये इवेंट होगा इस बात का? क्या मेरे पास यहाँ पर किसी तरीके का एविडेंस था जिससे मुझे पता चल रहा था कि ये इस डेट पे आके फायर ऑकर होगा? नो मैम। नहीं, कोई एविडेंस थोड़ी ना था। हमें कैसे पता? कि अगर पता होता तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेते, वैसे थोड़ी पता चलता है कि आग लगेगा, ठीक है, कैसे पता चलेगा? तो इसका मतलब ये फिर कौन सा इवेंट होगा? देखो हमें पता नहीं है, नो एविडेंस, ठीक है। तो फिर नो एविडेंस ऑफ सच कंडीशन बिन एग्जिस्टेड एट द बैलेंस शीट डेट, बैलेंस शीट डेट पे हमारे पास किसी तरीके का एविडेंस था नहीं, ठीक है। तो फिर बोल रहा है कि कोई एडजस्टमेंट करने का जरूरत नहीं है करंट ईयर में, बस अप्रूविंग अथॉरिटी के रिपोर्ट में डिस्क्लोज करने से ही हो जाएगा। लेकिन ये एक एक्सेप्शन है। क्यों एक्सेप्शन है? क्योंकि इसमें मेरा गोइंग कंसर्न एजम्पशन इफेक्ट हो रहा है। ये जो है, ये इफेक्ट कर रहा है गोइंग कंसर्न एजम्पशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि आग लगने के बाद पता नहीं क्या कंडीशन होगा, बिजनेस कितना दिन बंद रहेगा, कब चालू होगा, ये सारे बातों पे जो है क्वेश्चन मार्क आ जा रहा है। तो फिर गोइंग कंसर्न एजम्पशन इम्पैक्ट हो रहा है। तो अगर गोइंग कंसर्न एजम्पशन इम्पैक्ट हो रहा है तो फिर हम लोग इसे एडजस्ट करेंगे इसी साल, क्योंकि पता नहीं आगे जाके बिजनेस रहे या ना रहे, ठीक है। तो फिर अगर आगे जाके बिजनेस रहे या ना रहे इस बात पे ही क्वेश्चन मार्क है, तो हम लोग ऐसे कैसे बोल दे कि फिर यहाँ एडजस्ट करेंगे नहीं? देखो कोई भी इंसिडेंट का एडजस्टमेंट अगर उस करंट ईयर में नहीं हो रहा है तो आगे किसी ईयर में जाके होने वाला है ना। बट अगर मेरा बिजनेस ही नहीं रहेगा तो नो एडजस्टमेंट करके हम करें क्या? नो एडजस्टमेंट करेंगे तो फिर तो ये कभी एडजस्ट ही नहीं होगा। तो इस केस में मुझे क्या करना है, दो चीज यहाँ पर, एक तो एडजस्ट हो जाएगा, ये एडजस्टिंग इवेंट हो जाएगा, जबकि ऐसे देखा जाए तो ये एडजस्टिंग नहीं है। एडजस्ट इन करेंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओनली, ये करेंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही एडजस्ट होने के लिए केपेबल है, ठीक है। और डिस्क्लोज इन रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग ऑथोरिटी, ये तो करना ही पड़ेगा। देखो क्योंकि मेरा ये तो नॉन एडजस्टिंग हो रहा था तो इसमें अपने आप थोड़ा चेंज हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसको एक्सेप्शन बोला है। डिस्क्लोजर तो हम लोग देंगे लेकिन नो एडजस्टमेंट वाला पॉइंट नहीं ले सकता, हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन डिस्क्लोजर हम लोग देंगे, जो कि देखो नॉर्मली एडजस्टिंग होने से डिस्क्लोजर नहीं देना पड़ता है, बट यहाँ पर हम लोग डिस्क्लोजर देंगे क्योंकि वैसे देखा जाए तो ये तो नॉन एडजस्टिंग होना चाहिए था। अगर मेरा कोई गोइंग कंसर्न जो है एजम्पशन में इम्पैक्ट आता है तो फिर हम लोग उसे उसी साल जो है एडजस्ट करेंगे, ठीक है। ये था एक एक्सेप्शन। अच्छा, अब और एक एग्जांपल देखो। फर्स्ट अप्रैल 31 मार्च, ये हम लोग का एक फाइनेंशियल ईयर हो गया, ठीक है। यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है एक कोर्ट केस, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर इस डेट पे कोर्ट केस हार गए, लॉस्ट, ठीक है। इसको क्या ट्रीट करोगे? तो सबसे पहले तुम लोग को आंसर कैसे देना है? देखो स्टेप वन में तुम लोग को ये सोचना है कि ये कंटिंजेंसी है कि फिर ये इवेंट है, पहले बोलो।
इवेंट। कंटिजेंसी। इवेंट है ये, क्योंकि कोर्ट केस हम लोग हार गए ये हमें पता है, तो हम लोग इसको इवेंट बोलेंगे। अब जैसे इवेंट बोला तो अब स्टेप 2 में सोचना है कि ये एडजस्टिंग इवेंट होगा कि नॉन एडजस्टिंग होगा, बोलो। एडजस्टिंग इवेंट। एडजस्टिंग होगा, सही है। एडजस्टिंग इवेंट होगा, क्यों? क्योंकि देखो, एडजस्टिंग इवेंट तब होता है अगर बैलेंस शीट डेट पे हमारे पास कुछ एविडेंस होता है ये इवेंट होने वाला था इसका, तो ऑब्वियसली क्योंकि हमारा एक कोर्ट केस चल रहा था तो फिर ये एडजस्टिंग इवेंट हो जाएगा। ठीक है, चलो और एक एग्जांपल देखते हैं। थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च, फर्स्ट ऑफ अप्रैल, ये है मेरा बैलेंस शीट डेट। ठीक है, यहाँ पर मान लो चोरी हुआ है, थेफ्ट इन फैक्ट्री। बट हमें इस बारे में पता कब चला? यहाँ पर, यहाँ पर वी नो द फैक्ट। ठीक है, हमें यहाँ पता चला, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपरली रेडी हुआ यहाँ पर, प्रॉपरली रेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, मतलब क्या हो गया सिचुएशन कि किसी एक फाइनेंशियल ईयर में चोरी हुआ, बट उससे उस बात का हमें पता चला बैलेंस शीट डेट के बाद, और हम लोग का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा पूरी रेडी हुआ वो कब हुआ था? 31 मार्च के कुछ बाद हुआ था। ये मैंने कुछ डेट दिया नहीं है। तो अब तुम लोग को बताना है कि ये इवेंट है, पहला बात है इवेंट है कि कंटिजेंसी है, बोलो। इवेंट है। इवेंट है, ठीक है, क्योंकि चोरी हो चुका है। ठीक है, इसमें कोई कंटिजेंसी नहीं है, चोरी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अब इवेंट है तो एडजस्टिंग होगा कि नॉन एडजस्टिंग होगा? नॉन एडजस्टिंग। एडजस्टिंग होने का मतलब और नॉन एडजस्टिंग, देखो अगर मुझे बैलेंस शीट डेट पे किसी तरीके का पता होता है तो हम लोग उसे एडजस्टिंग बोलते हैं, और अगर नहीं पता होता है तो हम लोग उसे नॉन एडजस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी एविडेंस या कंडीशन क्या अराइज हुआ था कि नहीं हुआ था, सोचो। मतलब एविडेंस हमें मिलेगा ना, हम लोग इस बात को नहीं समझ पाए, हम लोग इस इंसिडेंट से अवेयर नहीं थे, वो बात अलग है, तो इसीलिए हमें पता नहीं चला कि हमारे यहाँ चोरी हो गया। लेकिन एविडेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा बैलेंस शीट डेट पे? देखो एविडेंस मिला है बोल के ही तो हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ चोरी हुआ है, बट हमें पता यहाँ चला है, बाद में पता चला, बट एविडेंस बैलेंस शीट डेट पे था कि नहीं था? था। तो फिर ये एडजस्टिंग होगा ना। एडजस्टिंग इवेंट, और एडजस्टिंग इवेंट होने से कहाँ एडजस्ट हो जाएगा? करेंट ईयर में ही एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा, अब एक मिनट, ठीक है, चलो अब
ये वाला देखा जाए तो हम लोग का एक तरीके से कंप्लीट ही हो गया एस। ठीक है, अब हम लोग जो बुक में क्वेश्चन है वो कर सकते हैं, और कुछ वैसा है नहीं। ठीक है, बस इतना सा ही है एस। चलो देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ रहा इलास्ट्रेशन 1। बोल रहा है कि इन एक्स कंपनी लिमिटेड थेफ्ट ऑफ कैश ऑफ 5 लाख बाय द कैशियर इन जैन 2001 वाज डिटेक्टेड ओनली इन मई 2001। तो अभी जैसा किया सेम उसी तरीके का है। तो यहाँ पर देखो हम ड्रॉ कर देते हैं, फिर पूछेंगे तुम लोगों से, फिर वहां से रीड कर देंगे कि क्या आंसर कैसे लिखना है। तो बोल रहा है कि थेफ्ट हुआ है 5 लाख का जैन 2001 में। ठीक है, तो जैन 20x1 यहाँ पर बना लेते हैं। यहाँ पर थेफ्ट हुआ है ₹5 लाख का। ठीक है, अच्छा अब बोल रहा है बट हम लोग इस बात को डिटेक्ट कर पाए मई 2001 में, बट हमें ये पता चला मई 2001 में इसे हम लोग डिटेक्ट कर पाए। ठीक है, अच्छा अब बोल रहा है द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी वेयर नॉट येट अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। मतलब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अभी तक अकाउंट्स को अप्रूव नहीं किया है, मतलब अभी तक हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा बन के रेडी नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखेंगे कि इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बनता है, वो देख लेते हैं। Decide whether the theft of the cash has to be adjusted in the accounts of the company for the year ended 31st March 2001। मतलब इनका year end 31st March 2001 में होता है, तो 31st March 2001 कहाँ पर लगेगा, डेट यहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो ईयर स्टार्ट कब हुआ होगा, 1 अप्रैल 20x0 पे। तो ये फाइनेंशियल ईयर है। ठीक है, चोरी यहाँ पर हुआ, पता यहाँ पर चला, अभी भी हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है अप्रूव्ड नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया इवेंट या कंटिजेंसी। पहले ये बोलो, पहला पॉइंट ये बोलो, ये इवेंट है कि कंटिजेंसी है? इवेंट। इवेंट। इवेंट है। ठीक है, अब ये एडजस्टिंग होगा कि नॉन एडजस्टिंग होगा? तो बैलेंस शीट डेट पे, मतलब इस डेट पे क्या कोई एविडेंस है कि ये चोरी हो रहा है? क्या कोई एविडेंस है? एविडेंस तो है नहीं, तो पता कैसे चलेगा कि जैन 20x1 को ही हुआ? तो यही तो एक एविडेंस है। मतलब आइडेंटिफाई तो कर लिया ना कि ये मेरा चोरी 20x1 जैन में हुआ था। तो बोलो ये एडजस्टिंग होगा कि नॉन एडजस्टिंग? एडजस्टिंग। एडजस्टिंग। तो कुछ तो कंडीशन या एविडेंस था ना जिससे हमें पता चल रहा है कि हाँ जैन में ही हुआ, और कोई मंथ तो नहीं बोला हम लोगों ने, तो कुछ तो एविडेंस रहा होगा जिससे पता चल गया अच्छा जैन में हुआ था। तो ये तो बैलेंस शीट डेट पे तो हमें एविडेंस मिल जा रहा है। बैलेंस शीट डेट पे एविडेंस है हमारे पास, बैलेंस शीट डेट के पहले हाँ है, तो फिर ये एडजस्टिंग हो जाएगा, एडजस्टिंग इवेंट। तो एडजस्ट करेंगे तो कहाँ एडजस्ट हो जाएगा, करेंट ईयर में एडजस्ट हो जाएगा। अब देखो कैसे लिखा है, ये पढ़ लेते हैं। देखो कैसे लिखना पड़ेगा, सबसे पहले एस का नाम देके जैसे हम लोग करते हैं, एज पर एस फोर कंटिजेंसीज एंड इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। ठीक है, ये हो गया पूरा एस का नाम। एन इवेंट, अब एक इवेंट का क्या कंडीशन है, बोल रहा है इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट मे रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट टू द रिपोर्टेड अमाउंट्स ऑफ एसेट लाइबिलिटी एक्सपेंसेस और इनकम। मतलब देखो इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, तो ये बैलेंस शीट डेट के बाद इवेंट ऑकर हुआ है। यहाँ पर ये देखो डिस्क्लोजर ऑफ इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। ठीक है, तो क्या क्या डिस्क्लोजर चाहिए, तो ये स्टार देके लिखा है ना, तो ये हमारा की पॉइंट हो गया, वही चीज लिखा है।
बैलेंस शीट डेट रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट टू द रिपोर्टेड अमाउंट ऑफ, देखो रिपोर्टेड अमाउंट ऑफ एसेट लाइबिलिटी, तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से लिखा है कि रिक्वायर्ड द एडजस्टमेंट ऑफ, या फिर रिक्वायर्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, नेचर ऑफ इवेंट और एस्टिमेट ऑफ द फाइनेंशियल इफेक्ट और स्टेटमेंट दैट सच एस्टिमेट कांट बी मेड, अगर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो उसी चीज को यहाँ पर अपने हिसाब से लिखा है। एन इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट में रिक्वायर एडजस्टमेंट, इसका एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है टू द रिपोर्टेड अमाउंट, जितने अमाउंट से होना चाहिए। कहां पर एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है? मे बी एसेट में, लाइबिलिटी में, एक्सपेंसेस में, या फिर इनकम में। ये चीज देखो यहां भी मैंने लिखवाया है, एडजस्टमेंट टू एसेट और लाइबिलिटी आर रिक्वायर्ड, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या बोला है? इफ ए फ्रॉड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड इज डिटेक्टेड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, बैलेंस शीट डेट के बाद अगर हम लोग ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है, कि फ्रॉड कौन से अकाउंटिंग पीरियड में हुआ था, बट बिफोर अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है। क्वेश्चन में मैं बोला था ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी तक बन के रेडी नहीं हुआ है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव होने के पहले ही हम लोगों ने डिटेक्ट कर लिया है कि कब ये इंसिडेंट हुआ था, ठीक है। It is necessary to recognize the loss amounting 5 lakh and adjust the accounts of the company for the year ended 31st March 2001। तो ये एडजस्ट हो जाएगा 31st March 2000, मतलब इस करंट ईयर में 5 लाख का लॉस को हमें एडजस्ट करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो सिंपल है, देखो सबसे पहले लिखना है कि एस 4 में ये बोला गया है जिसका नाम है कंटिजेंसीज एंड इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। तो अगर कोई इवेंट ऑकर होता है आफ्टर बैलेंस शीट डेट तो उसे एडजस्ट करना पड़ सकता है रिपोर्टेड अमाउंट के साथ, जैसे कि यहाँ पर 5 लाख है, ठीक है, एसेट के साथ, लाइबिलिटी या फिर इनकम एक्सपेंसेस के साथ। तो बोल रहा है इफ ए फ्रॉड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड इज डिटेक्टेड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, मतलब ये इवेंट आफ्टर बैलेंस शीट डेट है, तो उसी को यहाँ पर लिखा है। इवेंट क्या है? फ्रॉड हुआ है, ठीक है, बट बिफोर अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव होने के पहले का है, तो फिर इट इज नेसेसरी टू रिकॉग्नाइज द लॉस 5 लाख एंड एडजस्ट द, मतलब अब ये देखो अप्रूवल वाला बात क्यों बोला है, क्योंकि ये भी एक पॉइंट होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव हुआ नहीं है अभी तक और हमें पता चल गया, तो हम लोग यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे, करेंट ईयर में एडजस्ट कर देंगे। और मैंने जो लिखवा है वो पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि हमें एविडेंस ढूंढना पड़ेगा। क्या हमारे पास कोई एविडेंस था बैलेंस शीट डेट पे? बिल्कुल था। अगर एविडेंस था तो फिर ये हम लोग का एडजस्टिंग इवेंट हो जाएगा। इलास्ट्रेशन 2, बोल रहा है कि एन अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड ए मेजर वेयरहाउस ऑफ एसीओ लिमिटेड ऑन 28th ऑफ मई 2002, ठीक है। तो पहले देखो यहाँ पर अर्थक्वेक आया कब हुआ है? 20th ऑफ मई 2002 में। द अकाउंटिंग ईयर ऑफ द कंपनी एंडेड ऑन 31st मार्च 2002। अच्छा, ये खत्म कब होता है? 31st मार्च 2002 पे ईयर एंड होता है। तो शुरू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2001 पे शुरू हुआ था। ये हो गया फाइनेंशियल ईयर। तो बैलेंस शीट डेट के बाद हमारा अर्थक्वेक आया है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? द अकाउंट्स वेर अप्रूव्ड ऑन 30th ऑफ जून 2002, और अकाउंट अप्रूव हुआ है 30th ऑफ जून 2002 को, ठीक है। अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स, तो देखो ये इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसको भी इवेंट मानते हैं। मैंने दिखाया था ना कि 3 मंथ्स का गैप, ऐसे के एग्जांपल दिखाया था ना, तो उसको भी हम लोग क्या मानते हैं? इवेंट मानते हैं। ये देखो इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, तो ये भी तो हमारा इवेंट ही होता है ना। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब रेडी यानी अप्रूव्ड, ठीक है, तो रेडी यहाँ पर हुआ, तो यहाँ पर भी जो चीज होगा वो हम लोग इवेंट ही मानेंगे। वैसे भी सचमुच का हो रहा है तो इवेंट ही होगा। द अकाउंट वेयर अप्रूव्ड इतना, द लॉस फ्रॉम अर्थक्वेक इज एस्टिमेटेड एट 30 लाख, तो लॉस हुआ है 30 लाख। 30 लाख ये हम लोगों ने एस्टिमेट किया है। तो बोला जाता है ना कि जो लॉस है उस अमाउंट को एस्टिमेट करो, तो एस्टिमेट किया है। स्टेट विथ रीजन वेदर द लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक इज एन एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग इवेंट एंड हाउ द फैक्ट ऑफ लॉस इज टू बी डिस्क्लोज बाय द कंपनी। तो ये एडजस्टिंग इवेंट है कि नॉन एडजस्टिंग, और लॉस को कंपनी कैसे डिस्क्लोज करेगी? सबसे पहला बात है ये इवेंट है, वो तो क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है, बोलो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है कि एडजस्टिंग, इससे पता चल रहा है। वैसे भी सचमुच का भूकंप आया है,
ठीक है, ऐसा हमें थोड़ी ना लग रहा है कि भूकंप आएगा, बोल तो रहा है कि भूकंप आ गया, तो इसका मतलब इवेंट हो गया। अब ये एडजस्टिंग होगा कि नॉन एडजस्टिंग, वो हमें सोचना है। तो एडजस्टिंग कब होता है कि अगर मुझे कुछ एविडेंस मिलता है बैलेंस शीट डेट पे, तो बैलेंस शीट डेट पे मतलब इस पीरियड में, ठीक है, इस पीरियड में अगर कोई एविडेंस मिल रहा है तो फिर हम लोग बोलेंगे कि ये मेरा एडजस्टिंग है, और नहीं मिल रहा है तो नॉन एडजस्टिंग। बोलो, ये एडजस्टिंग होगा कि नॉन एडजस्टिंग? क्या हमारे पास कोई एविडेंस है भूकंप आएगा? नो मैम। तो फिर क्या होगा, बोलो, एडजस्टिंग कि नॉन एडजस्टिंग? नॉन एडजस्टिंग। नॉन एडजस्टिंग, ठीक है, उस हिसाब से देखे तो नॉन एडजस्टिंग। लेकिन मैंने तुम लोग को अभी एक एक्सेप्शन भी पढ़ाया था, बोलो उसमें क्या बोला था मैंने? अगर गोइंग कॉन्सेप्ट को अफेक्ट करता है तो एडजस्टिंग होगा। हाँ, तो क्या इसमें वो बात आ सकता है, क्योंकि भूकंप आया है तो क्या गोइंग कंसर्न एजम्पशन इम्पैक्ट हो सकता है? मतलब क्या ये पॉइंट हम लोग दे सकते हैं इस आंसर में, क्योंकि ये क्या ऐसा इवेंट है जिससे मेरा गोइंग कंसर्न इम्पैक्ट होगा? मतलब हो सकता है। हो सकता है। हाँ, हो सकता है, ठीक है। तो अगर हो रहा है तो फिर ये क्या हो जाएगा? एडजस्टिंग। एडजस्टिंग हो जाएगा। If affect going concern assumption, then एडजस्टिंग इवेंट, ठीक है। अब देखो पढ़ के समझ लेते हैं क्या लिखा है। देखो मेन तो ये ऊपर वाला पॉइंट ही लिखा हुआ है, फिर उसके बाद वो गोइंग कंसर्न वाला देखो क्या लिखा है। AS4 कंटिंजेंसीज एंड इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, ठीक है, states that adjustment to asset and liabilities are not appropriate for events occurring after the balance sheet date if such event do not relate to conditions existing at the balance sheet date। बैलेंस शीट डेट पे अगर हमारे पास किसी तरीके का कंडीशन, सिचुएशन या फिर एविडेंस नहीं है तो फिर हम लोग उसे एडजस्टिंग इवेंट नहीं बोलेंगे ना। तो पहला आंसर जो हम लोगों ने दिया नॉन एडजस्टिंग, तो वही चीज बोल रहा है, ये अपने हिसाब से लिखा है, तुम लोग अपने हिसाब से इंग्लिश लिख सकते हो कि एडजस्टमेंट टू द एसेट एंड लायबिलिटीज आर नॉट अप्रोप्रिएट, मतलब एडजस्टमेंट नहीं करना चाहिए, तो बेसिकली नॉन एडजस्टिंग हो जाएगा इवेंट अगर इवेंट जो ऐसा है बैलेंस शीट डेट के बाद ऑकर हुआ है और उसके साथ साथ कोई एविडेंस या फिर इस तरीके के इवेंट के लिए हमारे पास कोई भी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा था बैलेंस शीट डेट पे, तो फिर उसमें एडजस्टमेंट नहीं करना चाहिए, ऐसे लिखा है। तुम लोग सीधा सीधा लिख देना कि बैलेंस शीट डेट पे कोई एविडेंस है नहीं तो फिर ये एडजस्टिंग नहीं होगा। फिर बोल रहे द डिस्ट्रक्शन ऑफ वेयर हाउस ड्यू टू अर्थक्वेक डिड नॉट एग्जिस्ट ऑन द बैलेंस शीट डेट दैट इज 31 मार्च 2002। बोल रहा है द डिस्ट्रक्शन ऑफ वेयर हाउस ड्यू टू अर्थक्वेक डिड नॉट एग्जिस्ट, तो बैलेंस शीट डेट पे तो ये डिस्ट्रक्शन हुआ भी नहीं था। देयर फॉर लॉस ऑकर ड्यू टू अर्थक्वेक इज नॉट टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल ईयर 2001 2002। तो बोल रहा है फाइनेंशियल ईयर 2001 2002 में ये लॉस रिकॉर्ड नहीं होगा। देखो अगर कोई इवेंट नॉन एडजस्टिंग है तो एडजस्ट कहाँ करना होता है, उस फाइनेंशियल ईयर में जिस फाइनेंशियल ईयर का बात चल रहा है। मतलब देखो जहां जहां भी हम लोग लिख रहे हैं ना नॉन एडजस्टिंग, तो अगर नॉन एडजस्टिंग नहीं होकर एडजस्टिंग होता तो कहाँ एडजस्टिंग होता, करंट ईयर में, ठीक है। जैसे ये एडजस्टिंग है तो एडजस्ट कहाँ होगा, करंट ईयर में, मतलब ये 2x0 से x1 वाले ईयर में इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर नॉन एडजस्टिंग है। अब इसका और एक रीजन भी हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि इवेंट जब हुआ ही है 28 मई को, ठीक है, तो फिर इसका हमारा जो है ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ही ये लॉस बुक होना चाहिए, वो चीज यहाँ पर इन्होंने बोला है। तो बोल रहा है ये फाइनेंशियल ईयर 1 2 में रिकॉग्नाइज होना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर मेरा गोइंग कंसर्न एजम्पशन इम्पैक्ट होता है तो मुझे करेंट फाइनेंशियल ईयर में यानी 2001 2002 में ही इसे एडजस्ट करना पड़ेगा। देखो वही चीज यहाँ लिखा होगा, हाउएवर अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड अनयूजुअल चेंजेस
affecting the existence or substantum of the enterprise after the balance sheet date may indicate a need to consider the use of fundamental accounting assumption of going concern in the preparation of the financial statement. इतना कुछ नहीं बोल के तुम लोग सिंपल भी बोल सकते हो कि स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर कोई अनयूजुअल चेंजेस हो जा रहा है जो बिजनेस के एग्जिस्टेंस को लेके ही सवाल कर रहा है, ठीक है, आफ्टर द बैलेंस शीट डेट may indicate a need to consider the use of fundamental accounting assumption of going concern in the preparation of the financial statement as per the information given in the question. The earthquake has caused major destruction, therefore fundamental accounting assumption of going concern would have to be evaluated. मतलब हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि शायद मेरा going concern impact हो. Considering that the going concern assumption is still valid, the fact of earthquake together with an estimated loss of 30 lakh should be disclosed in the report of the approving authority for financial year 1-2 to enable users of the financial statement to make appropriate evaluations and decision. मतलब वही सेम बात ही हो गया जो मैंने एक ही लाइन पे बताया कि अगर मेरा गोइंग कंसर्न एजम्पशन इंपैक्ट होगा तो फिर मुझे फाइनेंशियल ईयर 2001-2002 में ही उसे रिकॉर्ड कर देना पड़ेगा. तो यहाँ देख लो यही चीज बोला है. तो मेन पॉइंट यहाँ से है, देखो यहाँ से as per the information given in the question the earthquake has caused major destruction, therefore fundamental accounting assumption of going concern would have to be evaluated. Considering that the going concern assumption is still valid, the fact of earthquake together with an estimated loss of 30 lakh should be disclosed. तो ये हमें disclose करना पड़ेगा. इसका मतलब ये adjust कर रहे हैं, ठीक है, एडजस्टिंग इवेंट हो जाएगा. एडजस्टिंग में हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा रिपोर्ट ऑफ द अप्रूविंग अथॉरिटी. तो देखो मैंने ये तुम लोग को ऑलरेडी यहाँ पर लिखवाया था, यहाँ पर ये देखो डिस्क्लोज करना पड़ेगा एंड रिपोर्ट ऑफ द अप्रूविंग अथॉरिटी, उस लॉस को डिस्क्लोज करना पड़ेगा और हम लोग ताकि यूजर्स जो है अपना डिसीजन सही तरीके से ले सके. ठीक है, तो यहाँ पर हमें दोनों चीजों पे आंसर देना है. अगर गोइंग कंसर्न एजम्पशन इंपैक्ट हो रहा है तो क्या करना है, और अगर नहीं हो रहा है, ऐसा अर्थक्वेक आया कि उसमें कुछ गोइंग कंसर्न एजम्पशन इंपैक्ट हो ऐसा नहीं लग रहा है, तो उस केस में तो ये हम लोगों का नॉन एडजस्टिंग इवेंट हो जा रहा है. ये देखो नॉन एडजस्टिंग इवेंट हो जा रहा है. ठीक है, अच्छा, इलास्ट्रेशन 3. A company has filed a legal suit against the debtor from whom 15 lakh is recoverable. तो कोई डेटर है जिससे 15 लाख मिलने वाला है. ठीक है, तो ऐसे कर लेते हैं. कब मिलेगा ऐसा कुछ बोला है, 15 लाख इन एज ऑन 31 मार्च 2001. अच्छा, 31 मार्च 2001 को ही हमें ये इंफॉर्मेशन मिला है कि डेटर से 15 लाख मिलने वाला है. The chances of recovery by way of legal suit are not good as per legal opinion given by the council in April 2001. But अप्रैल 2001 में मतलब इसके बाद, ठीक है, हम लोगों ने केस सू किया था डेटर के ऊपर, लेकिन हमारे जो काउंसिल है उन्होंने बोला कि रिकवरी का चांसेस कम है, चांस ऑफ रिकवरी लो. अच्छा, फिर बोल रहा है कैन द कंपनी प्रोवाइड फॉर फुल अमाउंट ऑफ 15 लाख एज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट. क्या 15 लाख का कंपनी पीबीडीडी बनाए कि नहीं बनाए, पीबीडीडी बनाए कि नहीं बनाए, ये हमारा क्वेश्चन है. ठीक है,
तो सबसे पहले बोलो ये क्वेश्चन किस चीज का है, कंटिंजेंसी का कि इवेंट का? तो सिचुएशन क्या है, कोई डेटर है जिससे पैसा मिलने वाला था, लेकिन उसने नहीं दिया होगा, तो हम लोगों ने केस सू कर दिया, अब ये केस चल रहा है कोर्ट में, अब पता नहीं क्या होगा। बोलो क्वेश्चन किस चीज का है, कंटिंजेंसी की इवेंट का? कंटिजेंसी। कंटिंजेंसी, क्योंकि पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं पता। ठीक है, अब कंटिंजेंसी है तो अब कंटिंजेंसी वाले पॉइंट पे जाओ। कंटिंजेंसी का क्या पढ़ा था हम लोगों ने? कंटिंजेंसी का अब हमें देखना है कि ये कैसा कंटिंजेंसी है, बैलेंस शीट डेट पे कोई सिचुएशन के अकॉर्डिंग है या बैलेंस शीट डेट के बाद का है? मतलब क्या हमारे पास कोई कंडीशन या सिचुएशन था बैलेंस शीट डेट पे जिससे हमें पता चल रहा है कि ये कंटिंजेंसी होने वाला है? बोलो, एट बैलेंस शीट डेट या आफ्टर बैलेंस शीट डेट? ये तो ड्रॉ देख के पता चल रहा है। हम रिलेटिंग टू एग्जिस्टिंग कंडीशन और सिचुएशन। बोलो, एट बैलेंस शीट डेट होगा कि आफ्टर बैलेंस शीट डेट होगा? At balance sheet date. एट बैलेंस शीट डेट, बैलेंस शीट डेट पे ही तो हमें पता चल रहा है कि हमें रिकवर होने वाला था। एविडेंस तो यहीं पर मिल रहा है ना, या फिर कंडीशन तो यहीं पर जनरेट हो रहा है जिसके वजह से हम लोगों ने केस सू किया। फिर अप्रैल 2001 में हमें लग रहा है, मतलब हमें बताया जा रहा है हमारे काउंसिल की तरफ से कि चांसेस लो है। ठीक है, तो ये हो गया एट बैलेंस शीट डेट। अब एट बैलेंस शीट डेट होने पे क्या हो जाएगा, आउटकम। अब बोलो आउटकम हमारा किधर जा रहा है, लॉस की तरफ कि गेन की तरफ? Gain. हम लोग केस हार जाएंगे ना, तो गेन की तरफ कि लॉस की तरफ? Loss. लॉस की तरफ। कंटिजेंट लॉस है ना, क्योंकि हमें बोल रहा है कि हम लोग हार जाएंगे, चांसेस ऑफ रिकवरी लो, तो ये तो खराब है हमारे लिए। ठीक है, तो लॉस। अब हमें क्या करना है, अगर लॉस ये कैसा है, प्रोबेबल है कि रिमोट है, कि फिर क्या था, तीन चीज था ना, एक प्रोबेबल था, एक रिमोट था और एक रीजनेबली पॉसिबल था। तो अब ये मैंने बोला था लैंग्वेज पढ़ के समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो बोल रहा है चांसेस ऑफ रिकवरी, ये इसी से बताना पड़ेगा कि चांसेस ऑफ रिकवरी से क्या पता चलेगा। क्या पता चल रहा है, बोलो, ये प्रोबेबल बता रहा है कि लॉस होने का चांसेस प्रोबेबल बता रहा है, या फिर पॉसिबल बता रहा है, रीजनेबली पॉसिबल बता रहा है, या रिमोट बता रहा है? बोलो, नॉट गुड एज पर लीगल ओपिनियन, नॉट गुड, तो बोलो Remote. नॉट गुड, चांसेस ऑफ रिकवरी नॉट गुड। तो लॉस होने का चांसेस हाई है कि लो है, पहले ये सोचो फिर आंसर दो। लॉस होने का चांसेस हाई है कि लो है? हाई है। लॉस होने का चांसेस हाई है कि लो है? हाई है। हाई नहीं है, क्योंकि बोल रहा है नॉट गुड। अगर मुझे मेरा लॉयर बोल रहा है कि आपको, मुझे नहीं लगता है आपको रिकवरी मिलेगा, तो फिर मेरा लॉस होने का चांसेस तो हाई हो गया। अगर लॉस होने का चांसेस हाई है तो फिर इसमें से क्या है, प्रोबेबल है, रीजनेबली पॉसिबल है कि रिमोट है? लॉस होने का चांसेस Probable. तो प्रोबेबल अगर है तो फिर मुझे क्या क्रिएट करना पड़ेगा, प्रोविजन। प्रोविजन, यानी मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, प्रोविजन बनाना पड़ेगा। ठीक है,
अच्छा 1 मिनट रुको। ठीक है, देखो इलास्ट्रेशन 4 इसमें बोला है in preparing the financial statement of R Limited for the year ended 31st March 2001, तो इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बनता है? 31st March 2001 को। ठीक है, अच्छा अब बोल रहा है you come across the following information, state with reason how you would deal with this in the financial statement। तो कुछ दिया हुआ है, उसका साथ हम लोग कैसे डील करेंगे वो बताना है। The company invested 100 lakh in April 2001 before approval of financial statement by the board of the director in the acquisition of another company doing similar business। तो बोल रहा है हम लोगों ने हमारे जैसा ही सिमिलर बिजनेस करने वाले का बिजनेस एक्वायर कर लिया है 100 लाख रुपए इन्वेस्ट करके अप्रैल 2001 में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं अप्रैल 2000 इन्वेस्ट इन another company for ₹100 lakh। ठीक है, अच्छा अब लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी तक रेडी नहीं हुआ है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना तो चाहिए था यहाँ पर रेडी, क्योंकि मैंने बोला ना टाइम लग जाता है, तो अभी तक हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी नहीं हुआ है। फिर बोल रहा है कि द नेगोशिएशंस फॉर विच हैड स्टार्टेड ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, नेगोशिएशन जो है वो ड्यूरिंग द ईयर को स्टार्ट हुआ है। ठीक है, मतलब यहां पर तो फिर से एक बार पढ़ के देखो। बोल रहा है इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ आर लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2001 you come across the following information, state with reason how do you deal with this in financial statement। the company invested 100 lakh in April 2001। तो पहले बोलो ये कंटिजेंसी है कि इवेंट है? इन्वेस्ट कर दिया है किसी और कंपनी में 100 लाख, तो ये कंटिजेंसी है कि इवेंट है? इवेंट। इवेंट। इवेंट है। ठीक है, अच्छा अब इवेंट है तो फिर नेक्स्ट दिमाग में आना चाहिए एडजस्टिंग होगा कि नॉन एडजस्टिंग होगा। ठीक है, अच्छा अब आगे और एक बार पढ़ लेते हैं। अब बोल रहा है कि बिफोर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन द एक्विजिशन ऑफ अनदर कंपनी डूइंग सिमिलर बिजनेस द नेगोशिएशन फॉर विच हैड स्टार्टेड ड्यूरिंग द ईयर। और ये इसी साल ड्यूरिंग द ईयर मतलब जिस अप्रैल 2001 में हम लोगों ने इन्वेस्ट किया, इसी साल यहाँ से ही तो एक साल स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये ईयर को ऐसे लगाते हैं। 1 मिनट, हाँ ये बिंदी बिंदी हटाने के लिए हम कर रहे हैं। ड्यूरिंग द ईयर जब यहाँ से नेगोशिएशन स्टार्ट हुआ है। ठीक है, पहला बात है इवेंट है और अभी तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना नहीं और इसी साल नेगोशिएशन भी स्टार्ट हुआ है। हम लोगों ने 100 लाख तो इन्वेस्ट कर दिया एक्वायर करने के लिए, बाकी नेगोशिएशन चल रहा है कि और कितना कम ज्यादा देना पड़ेगा। तो इवेंट है, अब एडजस्टिंग होगा कि नॉन एडजस्टिंग होगा, मतलब ये इन्वेस्टमेंट जो किया है इसका एडजस्टमेंट क्या हमारा इस ईयर में होगा या फिर ये नए वाले फाइनेंशियल ईयर में होगा। तो उसके लिए क्या है कि अगर हमारे पास किसी तरीके का एविडेंस है बैलेंस शीट डेट पे, ये बैलेंस शीट डेट है, यहाँ कोई एविडेंस है तो ही ना हमारा जो है एडजस्टमेंट होगा, अदरवाइज तो एडजस्टमेंट नहीं होगा। तो बोलो इस फाइनेंशियल ईयर में नहीं होगा, तो ये एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग? नॉन एडजस्टिंग। नॉन एडजस्टिंग। ठीक है, क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर में ऐसा कोई एविडेंस था ही नहीं जिसको देख के हमें पता लगे कि हाँ हम लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं किसी कंपनी में। तो देखो पढ़ के क्या बोला।
बोल रहा है कि AS4 defines events occurring after the balance sheet date as those significant event both favorable and unfavorable that occur between the balance sheet date and the date on which the financial statements are approved। मतलब यहाँ पर इवेंट का मतलब इन्होंने डिस्क्राइब किया है, तो जहां जैसा चाह रहा है लिख रहा है, तुम लोग एक ही पॉइंट पे लिखना कि AS4 ये नाम है, इस चीज को डील करता है। तो बोल रहा है कि इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट का मतलब वो सारे इवेंट होता है, चाहे वो फेवरेबल हो या अनफेवरेबल। मतलब जैसे देखो, डेटर पैसा नहीं देगा तो अनफेवरेबल, ठीक है। हमें किसी से कुछ रिकवरी मिल रहा है तो फेवरेबल। तो फेवरेबल हो या अनफेवरेबल, अब ये इवेंट क्या होता है? इवेंट का मतलब वो जो ऑकर होता है बिटवीन बैलेंस शीट डेट एंड डेट ऑन विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अप्रूव्ड। मतलब आफ्टर बैलेंस शीट डेट ना, तो फाइनेंशियल डेट से लेके अप्रूवल, जब तक हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी नहीं हो जाते उसके बीच के इवेंट को इवेंट बोलते हैं। मतलब देखो, ये चीज इन्होंने लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि ये बैलेंस शीट आफ्टर बैलेंस शीट डेट ना, तो ये आफ्टर बैलेंस शीट डेट से लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी अप्रूव होने तक के सारे मतलब अगर कुछ इवेंट है, मतलब कुछ ऑकर हो रहा है, तो उसे हम लोग इवेंट बोलेंगे। वो चीज यहाँ पर इन्होंने बोल रखा है, ठीक है। फिर देखो क्या बोल रहा है। अकॉर्डिंगली द एक्विजिशन ऑफ अनदर कंपनी इज एन इवेंट। पहला बात है, जैसे मैंने तुम लोग को पूछा, ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, वो बैलेंस शीट डेट के बाद ही ऑकर हो रहा है। देख लो, बैलेंस शीट डेट के बाद ही ऑकर हो रहा है, अप्रैल 2001 में हो रहा है, ठीक है। हाउएवर नो एडजस्टमेंट to asset and liabilities required as the event does not affect the determination and condition of the amount stated in the financial statement for the year ended 31st March 2001। तो इन्होंने इस तरीके का लैंग्वेज यूज किया जिसको मैंने वहां बोला है कि हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस था नहीं 2001 वाले फाइनेंशियल ईयर में जिसको देख के हमें लगे कि ये इंसिडेंट होने वाला था, तो हम लोग उस साल उसे एडजस्ट करें। तो इन्होंने क्या लैंग्वेज यूज किया? नो एडजस्टमेंट टू एसेट एंड लाइबिलिटीज रिक्वायर्ड as the event does not affect the determination and condition of the amount stated in the financial statement। बोल रहा है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2001 में ये 100 लाख का जो अमाउंट है वो किसी तरीके का इंपैक्ट नहीं देने वाला, ये बोला है इन्होंने। इस तरीके से इसे डिफाइन किया है। बात एक ही है, चाहे वो लिखो चाहे ये लिखो। द डिस्क्लोजर शुड बी मेड इन द रिपोर्ट ऑफ द अप्रूविंग ऑथोरिटी। ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर मेरा नॉन एडजस्टिंग है तो मुझे डिस्क्लोजर देना पड़ता है। ये देखो, disclosure in reporting of in report of authority is required, approving authority is required। तो disclosure should be made in the report of the approving authority of those event occurring after the balance sheet date that represent material changes and commitment affecting the financial position of the enterprise। अब यहाँ पर थोड़ा इंग्लिश को बढ़ा चढ़ा के बोला, यहाँ पर क्या बोला है? तो हमें डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। कहाँ देंगे? रिपोर्ट ऑफ द अप्रूविंग ऑथोरिटी पे। और वो सारी चीजों का डिस्क्लोजर देना जरूरी होता है ऑफ दोज इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, बैलेंस शीट डेट के बाद ऑकर हो रहा है, दैट रिप्रेजेंट मेटेरियल चेंजेस, जिसके वजह से हमारा मेटेरियल चेंजेस मतलब इंपॉर्टेंट कोई चेंजेस हो रहा है बिजनेस में, कमिटमेंट अफेक्टिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज, जिससे एंटरप्राइज का फाइनेंशियल पोजीशन में इंपैक्ट आएगा, यानी कि मेटेरियल चेंजेस होगा। The event of 100 lakh in April 2001 for the acquisition of another company should be disclosed in the report of the approving authority to enable users of the financial statement to make proper evaluation and decision। तो बात तो घुमा फिरा के वही है कि अगर कोई मेटेरियल चेंजेस है, कोई कमिटमेंट है, तो फिर हमें जिससे फाइनेंशियल पोजीशन में इंपैक्ट आएगा, या फिर यूजर्स को जिस बात का पता होना चाहिए ताकि यूजर्स अपना प्रॉपर इवैल्यूएशन या डिसीजन कर पाए, ठीक है, तो फिर हमें वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया चीजों को प्रॉपर तरीके से पूरा लिखना। तो सिंपल क्या बताना है? सबसे पहले तो हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में कि AS4 हमें क्या बोल रहा है। तो AS4 तो हमें ये बोल रहा है कि अगर कोई भी इंसिडेंट, ये देखो, अगर इवेंट का मतलब क्या है इन्होंने बोला है, चाहे फेवरेबल हो अनफेवरेबल हो, अगर वो बैलेंस शीट डेट और अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बीच में ऑकर्ड होता है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा अगर हमारे पास कोई एविडेंस है तो, ठीक है। सॉरी, डिस्क्लोज बोल रहे हैं, उसे हमें हम लोग उसे इवेंट बोलते हैं। यहाँ पर इवेंट को डिस्क्राइब किया इस तरीके से, ठीक है। अकॉर्डिंगली द एक्विजिशन ऑफ द अनदर कंपनी इज एन इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। हाउएवर no adjustment to asset and liability is required as the event does not affect the determination and condition of the amount stated in the financial statement for the year ended 31st March 2001। तो हमें कोई एडजस्टमेंट करने का जरूरत नहीं होगा 2001 में, ठीक है।
तो कोई एडजस्टमेंट करने का जरूरत नहीं होगा क्योंकि हमारे पास किसी तरीके का एविडेंस था नहीं, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट हमें फिर क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ पर, रिपोर्टिंग अथॉरिटी के अप्रूविंग अथॉरिटी के रिपोर्ट में, ताकि जो यूजर्स हैं उन्हें सही डिसीजन लेने में हेल्प हो, ठीक है। अच्छा, अब इलास्ट्रेशन 5। इलास्ट्रेशन 5 में क्या बोला है, देखो बोल रहा है ए लिमिटेड कंपनी क्लोज्ड इट्स अकाउंट ईयर ऑन 30th जून 2001, ठीक है। तो अब इनका ईयर एंड जो है वो 30th जून 2001 है, ठीक है। And the accounts for that period were considered and approved by the board of director on 20th of August। तो ये इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो रेडी हुआ, अप्रूवल जो मिला वो 20th of August को मिला, अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा, फिर बोल रहा है द कंपनी वॉज एंगेज्ड इन लेइंग पाइपलाइन फॉर एन ऑयल कंपनी डीप बीनीथ द अर्थ, ठीक है। तो कंपनी काम क्या करिए, पाइपलाइन बिछाने का, ठीक है। ऑयल कंपनी है ये। तो वाइल डूइंग द बोरिंग वर्क ऑन 1 सितंबर 2001 इट हैड मीट ए रॉकी सरफेस फॉर विच इट वाज एस्टिमेटेड दैट देयर वुड बी एन एक्स्ट्रा कॉस्ट टू द ट्यून ऑफ 80 लाख। बोल रहा है क्योंकि पाइपलाइन जो है बिछा रही थी और एक मतलब चट्टान जैसा निकल के आ गया, रॉकी सरफेस आ गया, ठीक है। तो फिर उसे हटाना पड़ेगा। अभी इसको ठीक करने के लिए, मतलब वो सरफेस जो है वो हटाने के लिए 80 लाख का एक्स्ट्रा खर्चा होने वाला है, ठीक है। तो ये कब पता चला, बोरिंग के काम जब चल रहे थे, यानी 1 सितंबर को। बोरिंग का काम चल रहा था तो 80 लाख का एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा, ये हम लोगों को पता चला, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट विथ रीजन हाउ द इवेंट, तो ये इवेंट है कि नहीं है। देखो बोल रहा है हाउ द इवेंट वुड बी डील्ड। अच्छा, ये ऐसे इवेंट बोल दिया, बट हम लोग खुद बताएंगे कि इवेंट है कि नहीं है। हाउ द इवेंट वुड बी डील्ड विद इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30th of June 2001। ये 30th जून 2001 में ये एडजस्ट होगा कि नहीं होगा। तो अगर 30th जून 2001 में हो रहा है, ये बैलेंस शीट डेट है, ठीक है। तो हम लोग को ये बताना है कि ये इवेंट है कि नहीं, और एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग है। पहले तुम लोग बोलो कि ये इवेंट होगा कि नहीं होगा। इवेंट तब होता है, देखो एक चीज हम हिंट्स दे रहे हैं, इवेंट तब होता है अगर यहां से यहां कुछ हो रहा है, ठीक है। आफ्टर बैलेंस शीट डेट और अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बीच में जो इंसिडेंट होता है उसे इवेंट बोलते हैं, ठीक है। आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी, और मतलब बैलेंस शीट डेट से लेके अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बीच में अगर कुछ होता है तो ही वो इवेंट माना जाएगा, अदरवाइज तो नहीं माना जाएगा ना। तो बोलो क्या ये इवेंट होगा। क्या ये बैलेंस शीट डेट और अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बीच का इवेंट है। No, ma'am. तो फिर ये क्या हो जाएगा, नो, नॉट एन इवेंट, ये इवेंट नहीं है। तो अगर इवेंट नहीं है तो एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग का तो कोई सवाल ही नहीं आता है। तो देखो क्या लिखा है, बोल रहा है AS4 बोल रहा है ऑन कंटिजेंसीज एंड इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। अब ये AS4 का नाम दे दिया, डिफाइंस इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट एज सिग्निफिकेंट इवेंट।
इवेंट ऑकरिंग मतलब बैलेंस शीट डेट के बाद जो इवेंट ऑकर होता है उसे हम लोग सिग्निफिकेंट बोलते हैं, चाहे वो फेवरेबल हो या अनफेवरेबल, लेकिन दैट ऑकर बिटवीन द बैलेंस शीट डेट एंड द डेट ऑफ विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो वही बैलेंस शीट डेट से लेके अप्रूवल डेट के बीच के जो सिचुएशंस जो भी ऑकर होंगे वो इवेंट कहलाएगा इन द केस ऑफ कंपनी। ठीक है, फिर बोल रहा है द गिवन केस इज डिस्कस्ड इन द लाइट ऑफ द अबव मेंशन डेफिनेशन। अगर हम लोग इसके ऊपर फोकस करें, एंड रिक्वायरमेंट गिवन इन AS4, इन दिस केस द इंसिडेंस व्हिच वाज एक्सपेक्टेड टू पुश अप कॉस्ट, जिससे कॉस्ट बढ़ रहा है, बिकेम एविडेंट आफ्टर द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ द अकाउंट, सो इट इज नॉट एन इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। तो हम लोग इसे इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बोलेंगे ही नहीं। ठीक है, तो फिर एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग का तो कोई सवाल नहीं है। बोलो, समझ में आया? Yes, ma'am. अच्छा, अब देखते कितना सारा है। इलस्ट्रेशन 6, 7, 2 क्वेश्चन इधर। ज्यादा नहीं है, देखते हैं। इलस्ट्रेशन 6 में बोला है while preparing its final accounts for the year ended 31st March 2001, a company made a provision for bad debt at the rate of 5% for its total trade receivable in the last week of Feb 2001. A trade receivable for 2 lakh had suffered heavy loss due to an earthquake. The loss was not covered by any insurance policy. In April 2001, the trade receivable became a bankrupt. Can the company provide for the full loss arising out of insolvency of the trade receivable in the final accounts for the year ended 31st March? ठीक है, चलो पहले समझते हैं क्या बोला है। इलस्ट्रेशन 6 बोल रहा है while preparing its final accounts for the year ended 31st March 2001। ठीक है, a company made a provision for bad debt 5% of its total trade receivable, PVDD बनाया है at the rate of 5% करके टोटल डेटर पे। ठीक है, in the last week of Feb 2001, a trade receivable 2 lakh had suffered heavy loss due to an earthquake. The loss was not covered by an insurance policy. अच्छा, last of Feb 2001, यहाँ पर Feb 20x1 में। ठीक है, डेटर का 2 लाख का 2 लाख का हो गया है लॉस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, अच्छा, फिर बोल रहा है और इसका कोई इंश्योरेंस कंपनी भी, इंश्योरेंस पॉलिसी भी नहीं बना हुआ है। इन अप्रैल 2001 द ट्रेड रिसीवेबल बिकम अ बैंकरप्ट, और अप्रैल में, अप्रैल 20x1 में ये जो इसका जो लॉस हुआ था भूकंप के वजह से, ये बैंकरप्ट हो गया, ये बैंकरप्ट हो गया। ठीक है, अच्छा, फिर बोल रहा है कैन द कंपनी प्रोवाइड फॉर द फुल लॉस अराइजिंग आउट ऑफ इंसॉल्वेंसी। क्या कंपनी पूरा लॉस को इंसॉल्वेंसी के वजह से मतलब पूरा लॉस दिखा दे, ठीक है, ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल इन द फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2001। तो 31st मार्च 2001 को क्या ये 2 लाख का जो लॉस है ये कंपनी पूरा रिकॉर्ड कर दे, ये हमें बताना है। ठीक है, बोलो, या 2 लाख का पूरा लॉस इससे दिखा देना चाहिए? तो पहला बात है कि ये हम लोग का क्या है, बोलो, इवेंट है, क्योंकि बैंकरप्ट हो गया तो ये हम लोग का क्या है, इवेंट है। अब बैंकरप्ट हो गया है, अब पूछ रहा है कि क्या हमें पूरा लॉस यहाँ इस फाइनेंशियल ईयर में दिखा देना चाहिए?
तो बोलो दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए? मतलब अप्रैल का मतलब तो 31 मार्च के बाद ही आ रहा है ना, तो मतलब फाइनल अकाउंट्स जब बन रहा था तब भी वो बैंकरप्ट हुआ। तो अब कंपनी को क्या करना चाहिए? क्या ये 2 लाख का लॉस इस फाइनेंशियल ईयर में दिखा देना चाहिए? तो क्या बैलेंस शीट डेट पे हमारे पास कुछ एविडेंस था इस इवेंट का? ये इवेंट हो रहा है, बैलेंस शीट डेट पे क्या हमारे पास कुछ एविडेंस था? हाँ, तो वो उसका फेब में लॉस हुआ है ना अर्थक्वेक की वजह से, उसके बाद ही तो वो बैंकरप्ट हो गया। बिजनेस में लॉस हुआ है उस डेटर का, तो वो पैसा नहीं दे पाया ना। तो बोलो ये एडजस्टिंग होगा कि नॉन एडजस्टिंग? एडजस्टिंग। देखते हैं, देखो क्या लिखा है। बोल रहा है कि एज पर अकाउंटिंग Standard 4, asset and liability should be adjusted for event occurring after the balance sheet date that provide additional evidence to assist estimation of amount relating to condition existing at the balance sheet date। तो बोल रहा है, वही चीज बोला है देखो, कि एसेट एंड लाइबिलिटीज को एडजस्ट, क्योंकि यहाँ एसेट लाइबिलिटी लैंग्वेज क्यों ले लिया पता है? बिकॉज यहाँ पर डेटर का बात हो रहा था। तो एसेट एंड लाइबिलिटी शुड बी एडजस्टेड फॉर इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। तो बैलेंस शीट डेट के बाद ही इवेंट ऑकर हुआ है, उसके बाद ही वो बैंकरप्ट हुआ है। दैट प्रोवाइड एडिशनल एविडेंस, तो वही रिकॉर्ड होगा जो मुझे एडिशनल एविडेंस प्रोवाइड करेगा टू असिस्ट एस्टिमेशन ऑफ द अमाउंट रिलेटिंग टू कंडीशन एग्जिस्टिंग एट द बैलेंस शीट डेट। बैलेंस शीट डेट पे अगर मेरे पास ऐसा कोई एविडेंस है या ऐसा कोई वैल्यू है जो एस्टिमेट करके हम रिकॉर्ड कर सक रहे हैं, तो ही हम उसे रिकॉर्ड करेंगे, मतलब एडजस्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है। अब बोल रहे सो फुल प्रोविजन ऑफ बैड डेप्ट अमाउंटिंग टू 2 लाख शुड बी मेड टू कवर द लॉस अराइजिंग ड्यू टू इंसॉल्वेंसी इन द फाइनेंशियल फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001। इट इज बिकॉज अर्थक्वेक टुक प्लेस बिफोर द बैलेंस शीट डेट। तो बोल रहा है कि हमें इसका पूरा प्रोविजन बना लेना चाहिए था 2 लाख का। ठीक है, बना लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बैलेंस शीट डेट पे एविडेंस था कि अर्थक्वेक आ चुका था। ठीक है। अच्छा, हैड द अर्थक्वेक टेकन प्लेस, अगर अर्थक्वेक 31 मार्च के बाद आता, यहाँ पर ये एडिशन कर दिया है, देन दिस वुड हैव बीन ट्रीटेड एज नॉन एडजस्टिंग। ये एक्स्ट्रा इन्होंने बता दिया है कि अगर 31 मार्च के बाद आता, ये अगर तुम लोग नहीं भी बताओगे चलेगा क्योंकि हमारे क्वेश्चन से तो रिलेटेड है नहीं, बट इन्होंने एडिशन करके बता दिया है कि अगर अर्थक्वेक 31 मार्च के बाद आता तो फिर हमारा ये नॉन एडजस्टिंग होता, क्योंकि बैलेंस शीट डेट पे हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस होता नहीं जिससे हमें पता चलता कि ये डेटर बैंकरप्ट हो जाएगा फ्यूचर में। तो वही चीज बोला है कि had the earthquake then take place after 31st March, then this would have been treated as non-adjusting event and only disclosure required। ठीक है। तो फिर अगर नॉन एडजस्टिंग होगा तो सिर्फ डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, वही बोला है। अब इलास्ट्रेशन से, इलास्ट्रेशन 7 क्या बोला है? वाई लिमिटेड हैज book debts and has a doubt over recoverability of some of the book debts, the amount that cannot be recovered is not quantifiable। बोल रहा है वाई लिमिटेड का कुछ डेटर है जिससे रिकवर होगा कि नहीं उस पर डाउट है, लेकिन अमाउंट हम लोग एस्टिमेट नहीं कर पा रहे। दस वाई लिमिटेड इज ऑफ द ओपिनियन दैट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट शुड नॉट बी क्रिएटेड। तो ये लोग बोल रहे हैं तब अगर एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हो तो डाउटफुल डेब्ट क्रिएट ही नहीं करना है। वाई लिमिटेड क्रिएट्स प्रोविजन फॉर सर्टेन अदर एक्सपेंसेस ऑन एस्टिमेटेड बेसिस, जबकि उन्होंने बाकी बहुत सारे एक्सपेंसेस को एस्टिमेटेड बेसिस पे रिकॉर्ड किया है। तो वेदर कंटेंशन ऑफ वाई लिमिटेड इज करेक्ट, क्या वाई लिमिटेड ने सही किया है? बोलो। अगर हम एस्टिमेट नहीं कर पा रहे कितना पीवीडीडी क्रिएट करेंगे, तो क्या हम पीवीडीडी क्रिएट नहीं करेंगे अगर हम क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे हैं? तो हम लोग जो पीवीडीडी क्रिएट करते हैं कौन सा एग्जैक्टली करते हैं? अगर लॉस होगा ऐसा लग रहा है तो फिर तो हमें पीवीडीडी क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे क्रिएट करेंगे फिर? बोलो। जैसे इन्होंने बाकी चीजों को, जैसे तुम लोग बोलते हो ना 2% पीवीडीडी 5%, तो ये कौन से बेसिस पे होता है? क्या इनको पक्का पता होता है? ये भगवान थोड़ी है कि फ्यूचर में 5% ही लॉस होगा, इनको पता होता है। तो ये कैसे बनाते हैं? 5%, 2%, 6%, जैसे भी पीवीडीडी क्रिएट होता है, ये कैसे क्रिएट करता है कोई बिजनेस? अपने पास्ट एक्सपीरियंस से एस्टिमेट करके, एस्टिमेट करके करता है ना। तो फिर ये इन इन ये बोल रहे क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे, ठीक है मत करो, तो फिर कैसे करके करोगे? मुझे एग्जैक्टली क्वांटिटी नहीं पता कितना लॉस होगा, तो फिर हम क्या करेंगे?
अभी तो बोला एस्टिमेट। एस्टिमेट, तो हम लोग करेंगे नहीं ऐसा तो नहीं बोल सकते ना, तो वही बोला है। एज पर एज फॉर कंटिजेंसीज एंड इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, इफ इट इज लाइकली दैट ए कंटिजेंसी विल रिजल्ट इन ए लॉस टू एन एंटिटी, देन इट शुड क्रिएट प्रोविजन। क्योंकि हमें तो पता है ना फ्यूचर में होने वाले लॉस को तो हमें क्रिएट करना ही पड़ेगा, अब चाहे प्रोविजन हो उसका या फिर मतलब डिपेंड करता है कि मेरा प्रोबेबल लॉस है, रीजनेबली पॉसिबल लॉस है या फिर रिमोट है। तो ये तो मेरा प्रोबेबल है क्योंकि मुझे तो पता चल गया है ना, बस हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे अपने अमाउंट को, ठीक है। देन इट शुड बी क्रिएटेड फॉर क्रिएटेड प्रोविजन फॉर दैट कंटिजेंसी ऑन द एस्टिमेटेड बेसिस, एस्टिमेटेड बेसिस पे करना पड़ेगा। बेस्ड ऑन द अबव द कंटेंशन दैट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट इज नॉट टू बी क्रिएटेड मियरली बिकॉज द अमाउंट इज नॉट क्वांटिफाइबल, बस इसी वजह से कि अमाउंट क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे ऐसा नहीं चलता। हेंस Y Limited should make provision in the books on the basis of estimation, estimation basis पे उन्हें provision book करना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद देखो MCQ बोल रहा है कैश अमाउंटिंग 4 लाख स्टोलन बाय कैशियर इन द मंथ ऑफ मार्च 2001 वाज डिटेक्टेड इन अप्रैल। तो मार्च में चोरी हुआ है, ठीक है, और अप्रैल में डिटेक्ट हुआ है। The financial statement for the year ended 31st March 2001 were approved by the board of director on 15th May। तो 15th May को अप्रूव हुआ है, ठीक है। As per accounting standard, this is dash for the financial statement year ended on 31st March 2001। तो ये एडजस्टिंग इवेंट है, नॉन एडजस्टिंग है, कंटिजेंसी है, प्रोविजन है। तो पहले बोलो कि चोरी हो गया है, तो ये क्या है, कंटिजेंसी तो नहीं है, प्रोविजन बोल के भी कुछ नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, इवेंट। अब इवेंट में एडजस्टिंग होगा कि नॉन एडजस्टिंग, बोलो। एडजस्टिंग इवेंट। एडजस्टिंग होगा क्योंकि हमें इसके बीच में ही ये पता चला, ठीक है। ईयर एंड से लेके अप्रूवल के बीच में ही हमें पता चला है कि चोरी हुआ है, ठीक है, या फिर बैलेंस शीट डेट पे हमारे पास एविडेंस था, बैलेंस शीट डेट पे ही हमारे पास एविडेंस था, ठीक है। फिर सेकंड वाला, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट आर, बोलो क्या होगा। बहुत बार ये लैंग्वेज, ओनली फेवरेबल इवेंट्स दैट ऑकर बिटवीन द बैलेंस शीट डेट एंड द डेट व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ओनली अनफेवरेबल इवेंट दैट ऑकर बिटवीन, सेम वैसे ही बोल रखा है। दो सिग्निफिकेंट बोथ फेवरेबल अनफेवरेबल दिस दो सिग्निफिकेंट इवेंट बोथ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल दैट ऑकर बिटवीन द बैलेंस शीट डेट एंड द डेट ऑन which the financial statement are not approved by the board of director। बोलो, मैंने हाईलाइट कर दिया है क्या क्या, देख के तुम लोग आंसर दे सकते हो, तो बोलो कौन सा होगा। ऑप्शन बी। सी। सी, ऑप्शन सी, ठीक है। फेवरेबल सिर्फ नहीं, अनफेवरेबल भी नहीं, दोनों ही होगा ना। उन्होंने वो ऐसा लैंग्वेज लिखा है, भले ही मैंने वो चीज ना लिखा हो, बट तुम लोगों को मैंने पढ़ के सारा चीज बताया, तो वहां पर फेवरेबल अनफेवरेबल दैट ऑकर बिटवीन द बैलेंस शीट डेट on which the financial statement are approved by the board of director, ठीक है। फिर थर्ड नंबर देख लेते हैं, थर्ड नंबर पे क्या बोल रखा है। A is for does not apply to obligation under retirement benefit plan, commitment arising from long term lease contract, liabilities of the life insurance, general insurance enterprise arising from policies issues, all of the above। बोलो, ये तो आसान है। क्या ये सब हम लोगों ने कुछ पढ़ा है इस AS4 के अंदर, नहीं ना। डी। ऑल ऑफ। हाँ, डी। A Limited sold its building for 50 lakh to B Limited and has also given the possession to B Limited. The book value of the building is 30 lakh as on 31st March. The documentation and legal formalities are pending for the financial year ended 31st March 2001. The company should record the sale.
ये वाला देखो, बोल रहा है कि ए लिमिटेड ने अपना बिल्डिंग 50 लाख वाला बी लिमिटेड को बेच दिया है, ठीक है। तो बुक वैल्यू है बिल्डिंग का 30 लाख, मतलब बैलेंस शीट में बिल्डिंग जो है वो 30 लाख का दिख रहा था और 50 लाख में बेच दिया है। 31 मार्च 2001 द डॉक्यूमेंटेशन एंड लीगल फॉर्मेलिटीज पेंडिंग। तो ईयर एंड में लीगल फॉर्मेलिटीज अभी भी बाकी है। फाइनेंशियल ईयर 2001 में कंपनी शुड रिकॉर्ड द सेल, कंपनी शुड रिकॉग्नाइज द प्रॉफिट 20 लाख इन इट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोथ ए एंड बी द कंपनी शुड डिस्क्लोज द प्रॉफिट 20 लाख इन नोट्स टू अकाउंट्स। बोलो क्या होना चाहिए? पहले सोचो रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा। हम लोगों ने तो बेच दिया है एसेट। लीगल फॉर्मेलिटीज बाकी है। बोलो क्या होगा? सोल्ड मतलब बेच दिया, मतलब क्या पोजीशन दे दिया होगा। थोड़ा बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज बाकी है। तो both ये A and B. थोड़ा, हाँ बोथ ए एंड बी, ये थोड़ा थोड़ा वो रिकॉग्निशन वाला जो एज था उसके ऊपर है ना, तो गुड्स के ऊपर है, तो फिर पोजीशन चला गया तो फिर तो रिकॉर्ड होना चाहिए ना। तो सी हो जाएगा। बस दो ही है तो बता देते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो जाएगा। फिफ्थ नंबर में बोला है देखो, ए लिमिटेड हैज सोल्ड इट्स बिल्डिंग फॉर 50 लाख, वही वाला, टू बी लिमिटेड एंड हैज आल्सो गिवन द पोजीशन बी लिमिटेड। ये देखो पोजीशन यहाँ पर बोल दिया, द बुक वैल्यू 30 लाख एज ऑन 31 मार्च, द डॉक्यूमेंटेशन लीगल फॉर्मेलिटीज पेंडिंग, द कंपनी हैज नॉट रिकॉर्डेड द सेल एंड हैज सोन द अमाउंट रिसीव्ड एज एडवांस। डू यू एग्री विद द ट्रीटमेंट? ठीक है। तो इन्हें सेल रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। अभी अभी एमसीक्यू में तो हम लोगों ने आंसर दिया। अब क्यों करना चाहिए वो देखो, यहाँ पर डिटेल्स में बोल रखा है, पढ़ के बता देते हैं। the the economic reality and substance of the transaction is that the rights and beneficial interest in the property has been transferred। जैसे ही पोजेशन दे दिया तो रियलिटी क्या हुआ कि सब्सटेंस तो चला गया, सब्सटेंस मतलब वो चीज, बिल्डिंग तो चला गया मेरे हाथ से, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन जो हुआ उससे मेरा सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन ये है कि इज दैट द राइट्स एंड बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी का जो राइट्स था वो ट्रांसफर हो गया दूसरे पार्टी को जिसको मैंने बेच दिया, ठीक है। यही मेरा सब्सटेंस है, ट्रांजैक्शन का मेन सब्सटेंस यही है, ठीक है। और इकोनॉमिक रियलिटी भी यही है। अब बोल रहा है ऑल्दो लीगल टाइटल हैज नॉट बीन ट्रांसफर्ड, जबकि लीगल टाइटल अभी भी ट्रांसफर नहीं हुआ है। ए लिमिटेड शुड रिकॉर्ड द सेल एंड रिकॉग्नाइज द गेन ऑफ 20 लाख इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। द बिल्डिंग शुड बी डी रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पोजीशन दे दिया है तो बिल्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डी रिकॉग्नाइज मतलब हटा दो और प्रॉफिट को बुक कर लो, ठीक है। अब सिक्स्थ जो कि लास्ट है, ड्यूरिंग द ईयर 2001 2002 राज लिमिटेड वाज शूड बाय ए कंपटीटर फॉर 15 लाख फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द ट्रेडमार्क। तो ट्रेडमार्क को लेके कोई इशू हुआ है तो उसके ऊपर उसके कंपटीटर ने जो है केस सू कर दिया है 15 लाख क्लेम करके। बेस्ड ऑन द एडवाइस ऑफ द कंपनीज लीगल काउंसिल, राज लिमिटेड प्रोवाइडेड फॉर ए सम ऑफ 10 लाख इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2002। मतलब बोल रहा है कि आप हार जाओगे, आप एक काम करो, आप 10 लाख का जो है अब एक अमाउंट बुक कर लो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, लॉस बोल के आप केस हार जाओगे। कौन बोल रहा है? राज लिमिटेड को बोल रहा है, उसका जो काउंसिल है। On 18th May, the court decided in favor of the party alleging infringement of the trademark and ordered Raj Limited to pay the aggrieved party a sum of 14 lakh। अब बोल रहा है कि कोर्ट में ये राज लिमिटेड केस हार गया। 10 लाख का तो उसने लॉस बुक किया ही था अपने काउंसिल के कहने पे, और कोर्ट ने उसे 14 लाख का कंपेंसेशन के लिए बोल रखा है। तो उसका मतलब 4 लाख का और भी उसे लॉस कम बुक किया, मतलब 4 लाख और भी उसे चाहिए। The financial statement were prepared by the company's management on 30th April and approved by the board on 30th May। तो 30th April जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी हुआ और 30th May को अप्रूव्ड हुआ। देखते हैं क्या बोला है। बस इतना ही बोला है। अच्छा, तो हमें बताना है कि इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। तो देखो इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। देखो यहाँ पर पहला बात है, उसे और 4 लाख का लॉस बुक करना पड़ेगा क्योंकि 14 लाख का जो है लॉस हुआ है रियलिटी में, जबकि उसने 10 लाख का ही जो है लॉस बुक किया था अपने काउंसिल के कहने पे, ठीक है, जो लीगल काउंसिल था। तो देखो पढ़ते हैं क्या बोला है।
बोल रहा है कि एज पर AS4 एडजस्टमेंट टू द एसेट एंड लाइबिलिटीज आर रिक्वायर्ड फॉर इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट दैट प्रोवाइडेड एडिशनल इंफॉर्मेशन मेटेरियली अफेक्टिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट रिलेटिंग टू कंडीशन एग्जिस्टिंग एट द बैलेंस शीट। ठीक है, तो क्या बोला है कि AS4 में बोल रहा है कि एडजस्टमेंट करना पड़ेगा एसेट लाइबिलिटी में, जरूरी है करना ऐसे इवेंट के लिए ऐसे इवेंट के लिए, ठीक है, जो ऑकर हो रहा है आफ्टर बैलेंस शीट डेट। तो देखो वो बैलेंस शीट डेट के बाद ही ऑकर हो रहा है, पढ़ के देख लो। इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना कब था, ये देखो 30 मई को जो है इनका रेडी हुआ था, और प्रिपेयर्ड हुआ था मैनेजमेंट के द्वारा 30 अप्रैल को। ठीक है, और इनका ईयर एंड होता है 31 मार्च को। रेडी हुआ, मैनेजमेंट ने रेडी किया 30 अप्रैल को, अप्रूव्ड हुआ 30 मई को। तो आफ्टर द बैलेंस शीट डेट तो हुआ 31 मार्च के बाद ही हुआ, अप्रूवल भी रेडी भी। ठीक है, अब बोल रहा है after the balance sheet date that provide additional information materially affecting the determination of the amounts relating to condition existing in the balance sheet date in the given case। main ये है since Raj Limited was sued by the competitor for infringement of a trademark during the year this for which the provision was also made by it, इन्होंने provision भी बनाया था। the decision of the court on 18th May को जब आया for payment of the penalty will constitute as an adjusting event, ये एक adjusting event हो जाएगा, क्योंकि देखो event तो हो रहा है, क्योंकि penalty देना पड़ेगा, कोर्ट का फैसला आ गया है। ठीक है, अब ये एडजस्टिंग क्यों है, क्योंकि हमें देना पड़ेगा, इस बात का जो मतलब अंदाजा है, एविडेंस है, वो तो हमें पहले ही पता चल गया था, क्योंकि हमारे काउंसिल ने हमें बता दिया था। तो फिर इवेंट है और एडजस्टिंग इवेंट है, बिकॉज इट इज एन इवेंट ऑकर्ड बिफोर अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये इवेंट है, और ये एडजस्टिंग इसीलिए क्योंकि इसका एविडेंस बैलेंस शीट डेट पे था। therefore Raj Limited should adjust the provision upward by 4 lakh to reflect the award decrease by the court to be paid by them to the competitor। ठीक है, तो देखो कंपिटिटर ने तो 15 लाख का सू किया था, बट कोर्ट ने 14 लाख में कंप्लीट किया, जबकि इन्होंने 10 लाख बनाया था। तो इन्होंने इनको और 4 लाख से अपना प्रोविजन बनाना पड़ेगा, जो कि ये रिफ्लेक्ट करता है द अवार्ड डिक्रीड बाय द कोर्ट टू बी पेड बाय देम टू द कंपिटिटर। जो कोर्ट ने डिसाइड किया है कि भाई कंपिटिटर को ये पैसा आपको देना है। हैड द जजमेंट ऑफ द कोर्ट been delivered on 1st June 2002, it would be considered as an event occurring after the approval of the financial statement, which is not covered by AS4। In that case, no adjustment in the financial statement of 2012 would have been required। अब कोर्ट का फैसला कब आया है, देखो कोर्ट का फैसला आया है ऑन 18th मई को आ गया, तो ये एडजस्ट हो रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एडिशन दे दिया है कि अगर जजमेंट 1 जून को आता, ठीक है, तो 1 जून मतलब हमारा जो अप्रूवल डेट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का 30th मई, उसके बाद तो फिर वो इवेंट में ही नहीं आता, तो वो AS4 में कवर होता ही नहीं। जैसा अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था ना कि ये इवेंट ही नहीं होगा, तो एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग का क्या सवाल है। ठीक है, नॉट एन इलास्ट्रेशन 5 वैसा ये वाला, ये एड ऑन करके लिखा है। एड ऑन करने का जरूरत नहीं है, तुम लोग को ये समझाने के लिए दिया है कि अगर क्वेश्चन में डेट चेंज कर दिया तो इस तरीके से होगा। ठीक है, तो देखो AS4 हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एस जो है 29 कर लेंगे, जो कि इसके हिसाब से मिलता जुलता है, क्योंकि कंटीजेंट एसेट लाइबिलिटी पे है। और ये हम लोग वो कॉस्ट वाले क्लास में यानी फ्राइडे को कर लेंगे। ठीक है, अभी हम लोग कॉस्ट क्लास को ही अकाउंट्स बना लेंगे फिलहाल के लिए, जो भी बाकी है उसे कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद एज इट इज हो जाएगा, कॉस्ट का क्लास कॉस्ट का और अकाउंट्स का अकाउंट्स का हो जाएगा। ठीक है, फिर ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। थैंक